विराट ने कियारा को किस करने के बाद अपने कमरे में साथ चलने को कहा, लेकिन कियारा उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। विराट हैरान था। कियारा ने अगले ही पल विराट का हाथ अपने से दूर कर दिया। विराट उसके चेहरे के भाव पढ़ते हुए पूछता है, क्या कोई बात है कियारा? कियारा की नजरें झुकी हुई थी। विराट ने जब सवाल किया तो कियारा अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लेती है और तड़क कर कहती है, नहीं तो कोई बात तो नहीं है, मेरे पास मन नहीं है, मैं नहीं सोना चाहती तुम्हारे साथ। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? ये शब्द कहते कहते कियारा की आवाज अपने आप ही तेज हो गई। वो बहुत कोशिश कर रही थी कि वो विराट को दुख पहुंचा सके, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि विराट ने अब तक उसका झूठ बड़ी आसानी से पकड़ना सीख लिया था। बिना कुछ कहे विराट अपना हाथ आगे बढ़ाता है और अपनी हथेली को प्यार से कियारा के गाल पर रख देता है। फिर उसका चेहरा अपनी तरफ घुमा देता है। विराट कियारा की आंखों में आंखें डालता है और फिर से पूछता है, क्या बात है कियारा? क्या तुम मुझसे नाराज हो? कियारा फिर से नर्वस महसूस करने लगती है। विराट की आंखों में कुछ जादू महसूस करके वो सारा गुस्सा भूलने लगती है। उसकी नजरें अपने आप ही विराट के नर्म होठों की तरफ चली जाती हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को संभालते हुए वो दोबारा विराट से दूर होती है और कहती है, मैं तुमसे नाराज क्यों होंगी? और विराट, कल तुम्हारी इतनी जरूरी मीटिंग है, तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए। अब कियारा टॉपिक बदलने की कोशिश करने लगती है। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। विराट का हर एक श्वान जैसे कियारा के शरीर में करंट की तरह से दौड़ रहा था। विराट ये सुनकर हंसने लगता है और अपने हाथ को बालों पर फिराते हुए कियारा की तरफ देखता है और कहता है, कियारा, क्या तुम जानती हो कि जब तुम झूठ बोलती हो तो तुम्हारे चेहरे पर सब साफ नजर आ जाता है? तुम्हारी आंखें झूठ का साथ कभी देती ही नहीं। ये कहते हुए विराट अपने चेहरे को कियारा के चेहरे के पास ले आता है। मैं जानता हूँ तुम नाराज क्यों हो, विराट धीमी आवाज में कहता है। उसके होंठ कियारा के होठों से बहुत ही कम दूरी पे थे। विराट की आंखें बार बार कियारा की आंखों से उसके होठों पे जाकर ठहर जाती थी। कियारा भी खुद को रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी। वो अपनी नजरें झुका लेती है। तुम नाराज हो क्योंकि अनिका को मैंने जाने के लिए नहीं कहा? मैं तुम्हारे होते हुए दूसरी लड़की को लेकर आया, क्यों? सही कह रहा हूं ना मैं? विराट बहुत नर्म आवाज में कहता है। ये सुनकर कियारा की आंखें बड़ी हो जाती हैं। विराट ने उसके मन में झांककर बात को जान लिया था, लेकिन कियारा ये बात विराट को पता नहीं लगने दे सकती थी। वो थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो जो मैं इस बात पर गुस्सा हो जाऊं। तुम्हारा घर है, तुम जिसे चाहे उसे बुला सकते हो। विराट दोबारा उसका चेहरा देखकर मुस्कुराता है। वो जानता था कि बात यही थी। कियारा उसके चेहरे की मुस्कान देखकर पहले से भी ज्यादा नाराज हो जाती है और अनजाने में अपने हाथ को विराट के कंधे पर रखते हुए उसे हल्का सा धक्का देती है। इसी बात का फायदा उठाते हुए विराट उसे अपने करीब खींच लेता है। वो अपने दोनों हाथों से उसकी कमर को पकड़ता है और कियारा को अपने करीब लाते हुए उसे दोबारा किस करने लगता है। सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि जब तक कियारा को कुछ समझ में आता, उसके होंठ विराट के होठों से लिपटे हुए हैं। विराट, कियारा तेज सांस लेते हुए कहती है। बिना समय गवाए विराट उसे अपने साथ अपने कमरे में ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो कियारा के कान में फुसफुसाते हुए कहता है, क्या तुम हमारे एग्रीमेंट के बारे में भूल चुकी हो? मेरे साथ रहने का फैसला तुम नहीं बल्कि मैं करूंगा। अगले ही पल कियारा विराट की बाहों में सिमट जाती है। विराट उसे कमरे में ले जाता है और उसके गले पर किस करते हुए उसे बिस्तर पर लेटा देता है। कियारा की सांसें हर एक सेकंड तेज होती जा रही थी। वो विराट की आंखों में देख रही थी। समंदर की तरह वो उसमें डूबती जा रही थी। वो विराट से बातें करना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि उनके इस रिश्ते का क्या मतलब है और कियारा के बच्चे आखिर विराट उनके लिए इतना हमदर्द क्यों है। कियारा इन सब सवालों के जवाब चाहती थी, लेकिन विराट इस समय कोई बात नहीं करना चाहता है। कियारा भी कुछ नहीं कहती। वो दोनों अब सिर्फ महसूस कर रहे थे। इस समय उनके जिस्म थे जो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। कियारा को ऐसा महसूस होता है जैसे विराट ही उसकी जिंदगी है और विराट के अलावा उसे किसी इंसान की जरूरत नहीं। उन दोनों के शरीर जैसे मोम की तरह पिघल रहे थे। विराट और कियारा दोनों ही खुद को खो चुके थे। खिड़की के अंदर से आते हुए सूरज की किरणें अपने साथ सुबह को ले आती हैं। कियारा विराट की बाहों में सिमट रही है और उसकी सांसें धीमी चल रही है। कियारा को अपने करीब महसूस करते हुए विराट को अपने दिल में खुशी महसूस होती है जो उसने पहले कभी नहीं महसूस की थी। विराट कियारा को सोते हुए देख रहा होता है और उसके जाने से पहले ही विराट उसके माथे पर किस कर देता है। एक पल के लिए कियारा भी हैरान थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि क्या ये इंसान सच में विराट है? क्या वो सच में नम्रता का मतलब जानता था? कियारा विराट से कुछ कहती इससे पहले वो बिस्तर से उठ जाता है और ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगता है। विराट आज बहुत हैंडसम लग रहा था। जब वो ऑफिस के अंदर दाखिल होता है तो विराट को देखने के लिए हर एक लड़की अपनी जगह पे रुक जाती है। विराट जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसके पीछे से लोग उसके बारे में फुसफुसाने लगते हैं। विराट कितना हैंडसम है यार, जिस लड़की के पास विराट, उसे किसी चीज की क्या जरूरत? मैंने तो सुना है कि विराट आजकल कियारा के साथ है। कियारा वही है ना जो पहले ऑफिस में बदसूरत बनकर आती थी? मुझे तो समझ में नहीं आता कि उसे बदसूरत होने का नाटक करने की क्या जरूरत थी। मुझे तो लगता है ये कियारा का कोई प्लान था। न जाने आजकल लड़कियां लड़कों को पाने के लिए क्या क्या करती हैं। ट्रू यार, मैंने ये भी सुना है कि कियारा ने विराट को अपनी बहन से छीना है। हाँ वही अनिका जो विराट की पहले गर्लफ्रेंड थी, वो असल में कियारा की कजिन है। पता नहीं विराट पर कियारा ने कैसा जादू किया है कि इतने से दिनों में विराट ने उसे अपने घर में भी रख लिया है। हर तरफ कियारा और विराट को लेकर गॉसिप होने लगती है। विराट के कैबिन के ठीक बाहर प्रिया खड़ी है। प्रिया विराट के ऑफिस में छोटी सी पोस्ट पर काम करती थी। आज ज्यादा काम न होने के कारण वो अपने फोन में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी न्यूज स्क्रॉल कर रही थी, जब अचानक उसकी नजर अनिका और ऋषि की तस्वीरों पर पड़ जाती है। प्रिया को समझ में नहीं आता कि अनिका आखिर ऋषि के साथ क्या कर रही है। क्या वो जानती नहीं है कि विराट के अपने भाई ऋषि से नहीं बनती? प्रिया उस तस्वीर को अपने बॉस को दिखाने के बारे में सोचती है, लेकिन फिर इस मामले का हिस्सा बनना सही नहीं समझती। प्रिया अभी इस बात से अनजान है कि विराट इस न्यूज के बारे में पहले से ही जान चुका था। विराट ने सुबह ही ये तस्वीरें देखी थी, क्योंकि ऋषि और विराट के बीच दुश्मनी थी, इसलिए विराट ने तस्वीर देख के मान लिया था कि विराट को गुस्सा दिलाने के लिए ही ये सब ऋषि के प्लान का हिस्सा है। विराट अपने मैनेजर के साथ बैठकर इस बारे में बात कर रहा होता है, जब अचानक मैनेजर बोला, जस्ट स्टे आउट ऑफ इट विराट। ऋषि काफी समय से अनिका के करीब आने की कोशिश कर रहा है। खबर तो ये भी है कि उसने अनिका को एक बड़ा प्रोजेक्ट ऑफर किया है और मुझे लगता है कि अनिका उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेगी। विराट ये सुनकर लंबी आह भर लेता है और फिर कैजुअल टोन में कहता है, लेट्स सी क्या होता है, तुम अनिका पे नजर रखो। विराट का मैनेजर उसकी बात को अच्छे से समझ लेता है और काम पर लग जाता है। बाकी की सुबह बहुत जल्दी गुजर जाती है। विराट कियारा की कॉफी को मिस करने लगता है। वो सोचता है कि वो कुछ दिन बाद कियारा को वापस ऑफिस लौट आने के लिए कहेगा। कियारा कैसे घर रहना विराट को अच्छा नहीं लग रहा था। विराट कियारा को अपने सामने देखना चाहता था। न जाने क्यों उसे कियारा के बिना ऑफिस में एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगा था। वो अपनी कुर्सी पर बैठकर खिड़की से बाहर देखने लगता है और कियारा के बारे में सोचने लगता है। वो जानना चाहता है कि कियारा इस समय क्या कर रही होगी। दूसरी तरफ ऋषि था, जो न्यूज को देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। अनिका कल रात ऋषि से मिलने आई थी और तभी कुछ फोटोग्राफर्स ने ये तस्वीर ले ली। असल बात तो ये है कि ऋषि ने ये तस्वीरें लीक नहीं की थी। उसने अभी बस अनिका से मिलने के बारे में सोचा था। उसने ये भी नहीं सोचा था कि वो आगे क्या करेगा। लेकिन अनिका से मिलने पर ऋषि को एहसास हुआ कि वो कियारा से बदला लेने के लिए बेकरार है और अनिका भी चाहती है कि विराट सिर्फ उसका हो जाए। ऋषि इस बात का फायदा उठाने के लिए एकदम तैयार था। वो जानता था कि उसे हर एक कदम बहुत ध्यान से रखना होगा। बिना समय गंवाए ऋषि दिन में ही अनिका से बात करने उसके सेट पे चला जाता है। अनिका शीशे के सामने बैठकर अपने बाल ठीक कर रही होती है, जब ऋषि कमरे के दरवाजे को नॉक करता है। आ जाओ। ये सोचकर कि दरवाजे पर उसका असिस्टेंट है, अनिका नॉर्मली जवाब देती है, लेकिन तभी ऋषि अंदर आ जाता है। अनिका उसे सेट पर देखकर थोड़ा सा चौंक जाती है। सॉरी, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? ऋषि मुस्कुराते हुए कहता है। अनिका थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहती है, नहीं नहीं बोलो क्या बात है। वो सोफे पर आराम से बैठता है और फिर अनिका की बात का जवाब देते हुए हंसकर कहता है, तस्वीरें इतनी बुरी नहीं है क्या? अनिका उसकी बात समझ नहीं पाती।
हम काफी करीब लग रहे हैं उन तस्वीरों में। लाइटिंग भी एकदम परफेक्ट है और साथ ही तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। ऋषि अनिका से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो अनिका के चेहरे को प्यार भरी नजरों से देख रहा था। अनिका ने लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई थी जिसकी लंबाई उसके घुटनों तक थी। उसने अपने चेहरे पर मेकअप किया हुआ था और उसके खुले बाल बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ऋषि की नजरों से अनिका नर्वस महसूस करने लगती है, लेकिन फिर भी ऋषि के ऊपर अपना हक जमाते हुए वो बोलती है, ऋषि ये सब सही नहीं है। मुझे लगता है कि मैं पता करना चाहिए कि ये कैसे हुआ, वरना मैं तुमसे बाहर दोबारा कभी नहीं मिलने वाली। ऋषि ये सुनकर हंसने लगता है और फिर अनिका के पास आकर उसके साथ में रखी कुर्सी पर बैठ जाता है और फिर अपना हाथ अनिका के हाथ पर रखते हुए आराम से कहता है, अनिका डोंट यू नो सेलिब्रिटीज के साथ ऐसा होना नॉर्मल है और साथ ही हम दोनों सिंगल हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है। ऋषि को इतना करीब महसूस करके अनिका के कान लाल होने लगते हैं। ऋषि अपनी उंगलियों से अनिका की लत को उसके कान के पीछे करता है और फिर उसकी आंखों में ध्यान से देखने लगता है। तभी कमरे का दरवाजा खुल जाता है और ऋषि तुरंत अपना हाथ दूर कर लेता है। अनिका के चेहरे पर डर साफ साफ नजर आ रहा होता है। आखिर कौन था दरवाजे पर और अनिका इतनी घबराई हुई क्यों थी, जानने के लिए सुनते रहिए हमारी अधूरी कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अचानक दरवाजा खुल जाने पर अनिका घबराकर अपना हाथ ऋषि के हाथ से झटके से हटा लेती है, लेकिन ऋषि के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आता। वो कैजुअली अपनी नजरें उठाकर दरवाजे की तरफ देखता है। दरवाजे पर अनिका की असिस्टेंट खड़ी है। अनिका की असिस्टेंट ऋषि की तरफ देखते हुए कहती है, ओह हेलो मिस्टर ऋषि, तो मैंने आप ही को तो आते हुए देखा था। ऋषि हल्के से मुस्कुरा देता है, लेकिन अनिका के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रहा था। अनिका की असिस्टेंट बात को हवा देते हुए कहती है, सब तरफ न्यूज़ हवा की तरह फैल रही है, तुम दोनों को डर नहीं लगता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे हैं। ऋषि को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो तो चाहता था कि किसी तरह से ये बात विराट को पता चल जाए कि वो अनिका के सेट पे आया था। ये बात जानने के बाद जितना गुस्सा विराट को आने वाला था, इस बात से ऋषि को बहुत खुशी मिलने वाली थी। मैं तो बस अनिका के कई एडमायरर्स में से एक हूँ, मुझे किस बात का डर। ये कहते हुए ऋषि ने किलर स्माइल के साथ अनिका की तरफ देखा। अनिका के चेहरे पर एक नोटी सी स्माइल आ जाती है और वो उसे बहुत ही कैजुअल टोन में पूछती है, क्या तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड को पता है तुम्हारी इन हरकतों के बारे में। गर्लफ्रेंड। ऋषि कुछ सेकंड्स इस बारे में सोचने लगता है, फिर उसे ध्यान आता है कि अनिका माही की बात कर रही थी। माही विराट की छोटी बहन थी। माही मुझे जैसे लड़के में इंटरेस्टेड क्यों होगी। तुम्हारे जैसे लड़के का मतलब। अनिका ने सरकास्टिक टोन में पूछा, क्या तुम्हें मेरी रेपुटेशन के बारे में नहीं पता। लड़कियों में मेरा नाम बहुत खराब है अनिका। ऋषि ने हंसते हुए जवाब दिया। ऋषि की आंखों में एक चमक नजर आ रही थी। वो अनिका की आंखों में आंखें डालकर उसे देख रहा था और फिर धीमी आवाज में बोला, लेकिन सच तो ये है कि कोई मेरे दिल का हाल नहीं जानता। अनिका ये बात सुनकर एक पल के लिए इमोशनल हो गई। ऋषि की आंखों में उसे सच्चाई नजर आ रही थी। उसने आज से पहले ऋषि को इस नजर से कभी नहीं देखा था। मनी मन वो ऋषि के करीब जाना चाहती थी, लेकिन इन ख्यालों के आते ही अनिका तुरंत उन्हें अपने दिमाग से निकाल देती है। वो ऐसा नहीं सोच सकती थी। उसे अगर किसी के पास जाने की जरूरत थी तो वो सिर्फ विराट था। वो जानती थी कि अगर वो विराट को अपना नहीं बना पाई तो उसके परिवार का अतीत सबके सामने आ जाएगा। ये सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि उसके परिवार के लिए भी बहुत ही बुरा होगा। ये सोचते ही अनिका ने ऋषि से नजरें हटा ली। अचानक से अनिका की असिस्टेंट कुछ सोचकर बोलती है, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो अनिका अभी भी विराट की गर्लफ्रेंड है। हालांकि अनिका की असिस्टेंट चाहती है कि अनिका विराट को छोड़कर ऋषि के पास चली जाए, लेकिन वो ये बात उसके मुंह पर कहने की हिम्मत नहीं रखती थी। लेकिन उसे लगता था कि ऋषि अनिका को ज्यादा अच्छे से ट्रीट करता है। हाँ मुझे पता है, लेकिन मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि मैं और अनिका दोस्त से बढ़कर हैं। वो मुस्कुराते हुए अनिका की तरफ देखता है। अभी हम दोस्ती से आगे नहीं पहुंचे, लेकिन हो सकता है जल्द पहुंच जाए। ऋषि की मुस्कुराहट इतनी गहरी थी कि उसके लेफ्ट गाल पर एक गहरा डिंपल पड़ गया, जिसे देखकर अनिका के दिल की धड़कन तेज हो गई। लेकिन लोगों को तो यही लगता है कि तुम दोनों दोस्त से बढ़कर हो। कुछ लोगों के लिए अनिका अभी भी विराट की गर्लफ्रेंड है, क्योंकि विराट ने अनिका के अलावा अपनी रिलेशनशिप किसी और के साथ पब्लिक नहीं की है। अनिका की असिस्टेंट सीरियस भाव के साथ कहती है। ये सुनते ही ऋषि की हंसी छूट गई। सीरियसली, और कियारा, क्या तुम्हें लगता है कि लोगों को कियारा के बारे में नहीं पता है। अनिका लगता है तुम्हारी असिस्टेंट सपने में जी रही है। कहीं तुम्हें अभी भी ऐसा तो नहीं लगता कि कियारा सिर्फ एक एम्प्लॉई है। ऋषि के मुंह से निकले शब्द किसी तीर की तरह अनिका के दिल में चुभ जाते हैं। एक ही पल में कियारा को लेकर उसके चेहरे पर नफरत नजर आने लगती है। मुझे नहीं लगता कि कियारा कभी विराट के उतने करीब पहुंच पाएगी जितनी अनिका थी, और साथ ही विराट ने कियारा के साथ अपनी रिलेशनशिप एडमिट नहीं की है। हो सकता है कि उनके बीच ऐसा कुछ भी ना हो। अनिका की असिस्टेंट बार बार अपना पॉइंट सामने रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसकी बात का कोई मतलब ही नहीं बन रहा था। असिस्टेंट की बातों पर ऋषि को सिर्फ हंसी आ रही थी। वो मन ही मन यही सोच रहा था कि अनिका की असिस्टेंट कितनी नासमझ है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि सच को बाहर कैसे लाया जा सकता है। ऋषि ने सोफे पर अपने पैर फैलाए और आगे कहा, क्या तुम इतना भी नहीं जानती कि कुछ आदमी अपनी गर्लफ्रेंड या फिर जिनकी वो परवाह करते हैं उनके साथ अपने रिश्ते को सीक्रेट रखते हैं। ये उन्हें सेफ फील कराने के लिए किया जाता है। और विराट कियारा के साथ एक घर में रह रहा है। तुम्हें नहीं लगता उसके मन में 1% भी कियारा के लिए फीलिंग्स है। अनिका ऋषि की बात पर इनकार नहीं कर सकती थी। वो जो कुछ बोल रहा था वो सब सच था। इतने में ऋषि अपनी जेब से मोबाइल फोन निकालता है और गैलरी में जाकर किसी की तस्वीर पर क्लिक कर देता है। ऐसा करते ही वो अपना फोन अनिका की तरफ घुमा देता है। अनिका को पहले कुछ समझ में नहीं आता। वो मन में सोचती है कि आखिर ऋषि उसे कियारा की तस्वीर क्यों दिखा रहा है। लेकिन जब अनिका ने उस तस्वीर को ध्यान से देखा तो उसे नजर आया कि कियारा की गर्दन पे कुछ निशान है जिन्हें कैप्चर किया गया है। गर्दन पर उन निशानों को देखते ही अनिका की आंखें बड़ी हो गई। उसने अपनी मुट्ठी गुस्से से कस ली। अगर इस समय ऋषि उसके सामने नहीं होता तो शायद वो कमरे की सब चीजें गिराकर तोड़ चुकी होती। अनिका अपने आप को शांत करते हुए एक लंबी सांस भर लेती है। काम डाउन अनिका, काम डाउन। अनिका खुद से मन ही मन बोलती है। वो फिल्म सेट पर थी और साथ ही थोड़ी देर में शूटिंग शुरू होने वाली थी। हे भगवान, कियारा कितनी बेशर्म है। अनिका अपना मुंह फेरती है और अपने दांतों को पीसते हुए बोलती है, मुझे पता है विराट को उसी ने इस जाल में फंसाया है। एक आदमी जो इतनी आसानी से पिघल जाए, फिर वो आदमी किस बात का। ऋषि अपनी नरम आंखों से अनिका की तरफ देखने लगता है। ऋषि को विश्वास हो गया था कि उसका सारा नाटक काम आ रहा है, लेकिन अनिका के दिल में अभी भी विराट ही था। हालांकि ऋषि उसके लिए सब कुछ करने को तैयार था, वो अटेंशन भी दे रहा था, इसके बावजूद अनिका विराट को ही चाहती थी। अनिका की चाहत में कुछ अलग नहीं था। आखिर हर एक इंसान उसी चीज को पाने की कोशिश करता है जो उसकी कभी नहीं हो सकती। और तो और सारिका ने भी अनिका को साफ साफ कह दिया था कि अगर वो अपने परिवार की भलाई चाहती है तो उसे विराट को ही अपना बनाना होगा। अनिका इन सब ख्यालों में खोई होती है कि अचानक से डायरेक्टर कमरे में उसे बुलाने आ जाता है। अनिका के शूट का समय हो चुका था। आज अनिका को एक इंपॉर्टेंट सीन शूट करना था। आज काम खत्म होते होते 7 से 8 बजने वाले थे। ऋषि अनिका का इंतजार करने के लिए तैयार हो जाता है। वो उसे डिनर के लिए बाहर ले जाना चाहता था। अनिका की एक्टिंग कैमरे के आगे इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन क्योंकि विराट ने उसकी मदद की थी इसलिए कोई उसे कुछ नहीं कहता था। डायरेक्टर भी सिर्फ उसके चेहरे पर मुस्कुराता और पीठ पीछे उसकी बुराई करने लगता था। कैमरे के आगे अनिका के चेहरे पर एक घमंडी भाव था। वो मनी मन अपने आप को लेकर बहुत इतराने लगी थी और इसीलिए वो अपनी गलतियां भी कभी नहीं देख पाती थी। कुछ घंटों बाद शूटिंग खत्म हो गई। अनिका कमरे में लौटकर देखती है कि ऋषि उसका इंतजार कर रहा है। ऋषि उसे देखकर मुस्कुराता है और अपने मोबाइल फोन को साइड में रख देता है। अनिका शीशे के आगे अपनी कुर्सी पर बैठी है और अपने बालों को सेट करते हुए ऋषि से सीधे कहती है, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ पूछो। ऋषि उसी नरम मुस्कान के साथ कहता है, इंटरनेट पर हर जगह हमारी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, तुम्हें इस बात से आखिर गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है। अनिका अपने कान में पहने झुमके उतारते हुए ऋषि से कहती है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बुरा मान जाएगी। अनिका आगे कहते हुए ऋषि की तरफ देखती है।
असल में अनिका ऋषि के इंटेंशंस को पता करना चाहती थी। कितनी बार बताऊं, माही मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। बार बार माही का नाम सुनकर ऋषि थोड़ा सा इरिटेट होकर बोलता है। अनिका अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और फिर बाहर निकलने लगती है। ऋषि उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ऋषि पीछे चलते हुए पूछता है। माही की वजह से वो ही ऐसा बर्ताव करती है, अनिका कैजुअली कहती है। पार्किंग के पास पहुंचकर ऋषि अपने ड्राइवर को बुला लेता है और वो दोनों साथ में गाड़ी में बैठ जाते हैं। इस पल अनिका को पहली बार रियलाइज होता है कि वो ऋषि जैसे एक बड़े बिजनेसमैन के साथ डेट पर जा रही है। रास्ते में ऋषि अनिका को देखता है। अनिका कुछ देर खिड़की के बाहर देखती है और फिर ऋषि से कहती है, तो क्या ये हमारी पहली डेट है? इस खूबसूरत रात को तुम जो बुलाना चाहो, अगर ये डेट है तो फिर डेट सही। ऋषि उसी टोन में कहता है। ऋषि अनिका को देखते हुए धीरे धीरे उसके पास आने लगता है। वो अपनी उंगलियों से अनिका के गाल को प्यार से खींचता है और कहता है, सच कहा है किसी ने, तुम हंसते हुए एकदम परी की तरह लगती हो। अनिका ये सुनकर शर्माने लगती है। उसकी नजरें अपने आप ही झुक जाती हैं और उसके गाल लाल होने लगते हैं। ऋषि उसे बस मुस्कुराते हुए देखता रहता है। ऋषि की स्माइल इतनी खूबसूरत लग रही थी कि अनिका को अपने पेट में तितलियों का एहसास होने लगा। वो ऋषि को मुस्कुराता देखकर खुद मुस्कुराने लगी। अनिका सोचने लगी कि ऋषि विराट से कितना अलग था। विराट कभी अनिका से प्यार से बात नहीं करता था और वहीं दूसरी तरफ ऋषि है जो अच्छी तरह से जानता है कि अनिका को खुश कैसे किया जाए। इस स्थिति में भी बार बार अनिका के मन में विराट के ख्याल आते रहते हैं। विराट उसकी जरूरत थी, लेकिन ऋषि के साथ इतना अच्छा महसूस करके वो धीरे धीरे खुद को खोने लगती है। तो फिर क्या बात थी जिसकी वजह से अनिका अभी भी विराट के बारे में सोच रही थी? क्या ये बात उसके परिवार के अतीत से जुड़ी थी? और क्या इसमें कियारा भी शामिल थी? जानने के लिए सुनते रहिए हमारी अधूरी कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इस समय अनिका का परिवार बहुत बिजी था। जब से कियारा उनकी जिंदगी में वापस आई थी तब से अनिका की माँ यानी सारिका का सारा सुख चैन छिन गया था। सारिका अपनी बेटी नेहा के साथ एक कमरे में बैठी हुई थी और किसी आदमी से कॉल पर बात कर रही थी। पास में बैठी नेहा उसे बहुत ध्यान से सुन रही थी। कॉल काटने के बाद सारिका फोन मेज पर रखकर अपना सर पकड़ लेती है और बोलती है, न जाने ये परेशानियां कब खत्म होंगी। सारिका के माँ बाप के घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी जिसे लेकर वो थोड़ा परेशान थी। इस बीच उसके साथ अनिका नहीं थी बल्कि नेहा थी। नेहा हर चीज में उसकी मदद करने के लिए तैयार थी। माँ, नेहा अपना हाथ सारिका के हाथ पर रखते हुए कहती है, मेरे पास एक तरीका है जिससे ये सब आसान हो जाएगा। उसके बाद मुझे विश्वास है कि आप सब कुछ संभालेंगी। सारिका थोड़ा सा हैरान होकर नेहा की तरफ देखती है। नेहा की इसी बात की वजह से सारिका को नेहा से ज्यादा लगाव था। नेहा के पास हर एक परेशानी का हल था। वो कुछ भी करते समय जानती थी कि वो क्या कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अनिका थी जिसे एक लड़का तक संभाला नहीं जा रहा था। सारिका हल्के से मुस्कुराते हुए बोलती है, कितना अच्छा होता अगर अनिका भी तुम्हारी तरह होती। नेहा अपनी माँ से कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। वो अपना सारा प्लान समझाती है। नेहा का प्लान सुनकर सारिका बहुत इंप्रेस हो जाती है। प्लान तो अच्छा है। सारिका को सोचते हुए अपना मोबाइल फोन उठाती है और उसमें कुछ दिखने लगती है। तभी नेहा कैजुअल टोन में कहती है, माँ ये सब तो ठीक है लेकिन आपको मुझे एक वादा करना होगा। नेहा धीमी आवाज में आगे बोलती है, मैं अनिका की तरह कियारा से हार नहीं सकती। प्रॉमिस मी कि आप आरव को मुझसे दूर नहीं जाने देंगी। जब से कियारा वापस आई है यही डर मुझे बार बार सताता रहता है। आप जानती है ना कि मैं उसे खो नहीं सकती। नेहा की आवाज में एक अजीब सा डर था। चिंता मत कर, बस बी केयरफुल। कियारा मुंबई में है, ध्यान रहे कि वो आरव के आसपास भी नहीं भटकनी चाहिए। सारिका नेहा को वार्न करते हुए कहती है, मैं ये सब जानती हूँ माँ, लेकिन हर बार ध्यान देने से बात नहीं बनती। कभी कभी हमें परेशानियों को उनकी जड़ से अलग कर देना चाहिए, फिर चाहे उसमें किसी की जान ही क्यों ना चली जाए। नेहा ने बोलकर अपनी माँ के दिमाग में ये बात डाल दी। सारिका नेहा की हर बात को सीरियसली लेती थी, इसीलिए इस बार भी वो कियारा को रास्ते से हटाने के बारे में गौर से सोचने लगी। उसे नेहा की बात सही लग रही थी। दूसरी तरफ बिस्तर पर चादर से अपने शरीर को लपेटे इन बुरे ख्यालों से दूर कियारा सूरज की तेज किरणों के साथ अंगड़ाई लेती है। कल रात विराट के साथ बिताए पल जैसे उसके बदन पर अभी भी उसे महसूस हो रहे थे। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कियारा बिस्तर से उठती है और नहाने चली जाती है। जब वो तैयार होकर नीचे आती है तो उसका ध्यान गार्डन की तरफ जाता है जहाँ पर काया गार्डनिंग में लीला की मदद कर रही थी। आज मौसम बहुत सुहाना था, हल्की हल्की हवा चल रही थी। जैसे ही कियारा ने बाहर गार्डन में कदम रखा उसके बाल हवा में लहराने लगे। वो अपने बालों को संभालते हुए गार्डन में रखी एक कुर्सी पर बैठ गई और अपनी बेटी को गार्डनिंग करते हुए देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। बच्चे और फूल कितने इनोसेंट और प्योर होते हैं। कियारा पर अभी भी रात का सुरूर था। आज बहुत दिनों के बाद वो खुश थी। उसने गहरी सांस ली और फिर अंदर किचन की तरफ जाने के लिए उठी। वहीं डाइनिंग टेबल पर मीनू ने कियारा के लिए ऑमलेट बनाकर रखा था। कियारा ब्रेकफास्ट एंजॉय करने के बाद बड़े कैजुअली फ्रिज से पानी की बोतल निकालती है और विराट के स्टडी रूम की तरफ जाने लगती है। कियारा खुद हैरान थी ये देखकर कि कैसे कुछ ही दिनों में वो विराट के घर को अपना मानने लगी थी। शुरुआत में कियारा के अंदर जितनी भी हिचकिचाहट थी वो सब अब जा चुकी थी। विराट का ये स्टडी रूम बाकी कमरों से थोड़ा छोटा था, लेकिन देखा जाए तो कियारा के लिए ये कमरा भी बहुत बड़ा था। उस कमरे में कोने में ट्रेडमिल लगा हुआ था। विराट का फिटनेस की तरफ बहुत इंटरेस्ट था। विराट अक्सर अपना काम करते हुए बीच बीच में छोटे ब्रेक्स लेता था जिन्हें वो ट्रेडमिल पर रनिंग करता था। विराट का मानना था कि ऐसा करने से उसका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। कियारा ये बात जानती थी कि विराट एक मल्टीटास्कर है। वो एक साथ काफी चीजों को संभालने की क्षमता रखता है। कियारा ने खुद कई बार अपनी आंखों से ऑफिस में ये देखा था। रॉय ग्रुप ऑफ कंपनी विराट की इन्हीं काबिलियतों की वजह से इस पोजीशन पे पहुंच पाई थी। अपनी ईमेल्स चेक करने के लिए कियारा कंप्यूटर के आगे जाकर बैठ गई। वो कंप्यूटर ऑन कर ही रही थी कि अचानक उसकी नजर डेस्क पर रखे एक डॉक्यूमेंट पर जाती है। ये डॉक्यूमेंट वही था जिसे विराट कल पढ़ रहा था। कियारा क्यूरियस थी ये जानने के लिए कि ये डॉक्यूमेंट्स किसके थे और अभी तक कोई उसे लेने क्यों नहीं आया था। कियारा वो डॉक्यूमेंट उठाती है और जैसे ही वो उन्हें देखने वाली होती है तभी स्टडी रूम का दरवाजा खुल जाता है और वो झट से डॉक्यूमेंट टेबल पर रख देती है। कियारा सामने देखती है तो वहां पर काया खड़ी थी। मम्मा चलो ना, बहुत भूख लगी है। काया को देखकर कियारा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से बंद करने के बाद कियारा काया के साथ स्टडी रूम के बाहर डाइनिंग रूम की तरफ चली जाती है। वहां टेबल पर काया दोनों का इंतजार कर रहा था। कियारा दोनों से बात करते हुए उन्हें ब्रेकफास्ट खिलाती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो दोनों अपने कमरे में खेलने चले जाते हैं। इसी बीच कियारा अब भी उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में सोच रही थी। वो लीला से भी पूछती है कि कोई डॉक्यूमेंट लेने आया था क्या, लेकिन लीला उसे कहती है कि अब तक कोई नहीं आया था। कियारा को लगता है कि उसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में विराट को रिमाइंड कराना चाहिए। हो सकता है काम की वजह से वो इसे भेजना भूल गए हो। कियारा विराट को फोन मिलाती है, लेकिन विराट उसके फोन का जवाब नहीं देता। दूसरी बार फोन से किसी औरत की आवाज सुनाई पड़ती है। कियारा उस औरत की आवाज सुनकर बहुत नर्वस हो जाती है। उसके हाथ अचानक से कांपने लगते हैं। फोन विराट की दादी ने उठाया था। क्या बात है कियारा? विराट की दादी फोन उठाते ही पूछती है। कियारा थोड़ा हिचकिचाते हुए उन डॉक्यूमेंट से जुड़ी बात गायत्री देवी को बताती है। असल में मैं पूछना चाहती थी कि अगर वो डॉक्यूमेंट जरूरी है तो क्या मैं उसे ऑफिस भेज दूं? कियारा सब कुछ बताने की बात पूछती है। क्या तुम ऑफिस में नहीं हो? कियारा की बात सुनते ही गायत्री देवी उसे तुरंत पूछती है। मैं अचानक से ये सवाल सुनकर कियारा हड़बड़ा जाती है। वो नहीं जानती थी कि विराट की दादी को ये पता है कि नहीं कि कियारा विराट के घर पर रह रही थी। कियारा जानती थी कि भलाई इसी में है कि वो विराट की दादी को ये बात खुद न बताए। नहीं, असल में मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए गायत्री देवी ये बात जानकर कियारा से ज्यादा सवाल नहीं करती है। वो कैजुअल टोन में बोलती है, चलो कोई बात नहीं, तुम छुट्टी पर हो तो ऑफिस के काम की चिंता मत करो। अगर वो डॉक्यूमेंट जरूरी होगा तो विराट खुद तुम्हें कांटेक्ट कर लेगा। जी ठीक है, कियारा ने दबी हुई आवाज में जवाब दिया और इतना कहकर गायत्री देवी ने फोन काट दिया। फोन के कटते ही कियारा अपने आप को संभालने की कोशिश करती है।
हालांकि कियारा विराट के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन दादी की आवाज सुनकर वो इतना घबरा गई थी कि उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन कियारा के दिमाग में एक सवाल रह कर आ रहा था कि आखिर विराट अपनी दादी के घर इस वक्त क्या कर रहा था। क्या कुछ हुआ था जिसके बारे में वो नहीं जानती थी? कियारा ने कुछ सोचते हुए अपना मोबाइल फोन उठाया और फिर एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ टीना कॉल उठाती है। जब कियारा टीना से विराट के बारे में पूछती है तो टीना हैरान होकर उससे पूछती है, तुमने न्यूज़ नहीं देखी या अपना सोशल मीडिया नहीं देखा? नहीं, क्यों, क्या हुआ? कियारा की आवाज में टेंशन साफ झलक रहा था। टीना कियारा को इन्फॉर्म करती है कि इंटरनेट पे हर जगह विराट और उसके रिश्ते के बारे में न्यूज़ वायरल हो गई है। उसमें ये दावा किया जा रहा है कि दोनों के बीच में बहुत सालों से रिलेशनशिप था और जब कियारा के दादाजी को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो वो इसके खिलाफ हो गए थे। अब उनकी मौत के बाद कियारा और विराट एक साथ आकर दादाजी के पैसों के लिए लड़ रहे हैं। कियारा ये सब सुनकर शॉक हो जाती है। बात इस तरह से घूम चुकी थी कि अब ये कहा जा सकता था कि विराट ने पैसे देकर कियारा के दादाजी के लॉयर कपिल को खरीद दिया था ताकि सारी जायदाद किसी और की नहीं बल्कि कियारा के नाम हो जाए। ये सब कुछ सुनकर कियारा कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। खामोशी को तोड़ते हुए टीना ने कियारा से कहा, कियारा मुझे इस बार सिचुएशन सीरियस लग रही है। इस बार से तेरा नाम ही नहीं बल्कि किसी ने विराट को भी बदनाम करने की कोशिश की है। टीना का टोन सीरियस था। कियारा ये सब सुनकर घबरा गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो इस सिचुएशन से कैसे डील करेगी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। वो बस यही सोच रही थी कि इसके पीछे कौन हो सकता है। उसी पल के लिए अनिका पे शक होता है। फिर उसे लगता है कि अनिका या उसका परिवार ये नहीं कर सकता क्योंकि वो लोग विराट के खिलाफ ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं कर सकते। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए वो टीना से पूछती है, फिर ये काम किसका हो सकता है? दोनों कुछ देर के लिए खामोश थे। दोनों के दिमाग में सारी बातें चल रही थी। एक तरफ कियारा विराट से उसकी बढ़ती नजदीकियों के बारे में सोच रही थी और दूसरी तरफ टीना विराट की दादी के घर जाने के बारे में सोच रही थी। मुझे लगता है इन अफवाहों के बारे में विराट खुद दादी से बात करना चाहता होगा या फिर दादी ने विराट को बुलाया होगा। ये सुनकर कियारा का दिल तेजी से धड़कने लगा। कियारा जानती थी कि विराट की दादी कभी भी विराट और उसके रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगी और अगर विराट ने उनकी बात मान ली तो उसे छोड़ देगा और कियारा इस सिचुएशन में कहां जाएगी। आज कियारा और विराट के बीच का रिश्ता एक नया मोड़ ले चुका था। विराट कियारा से जो चाहता था उसे वो मिल चुका था। क्यों विराट कियारा के लिए अपने नाम पर लोगों को कीचड़ उछालने देगा? कियारा से उधेड़ बुननी थी कि क्या उसे विराट और खुद के बारे में बताना चाहिए कि नहीं। टीना कियारा को दिलासा देते हुए बोलती है, कियारा की चिंता मत कर, विराट को इन सबसे निपटने की आदत है और न्यूज़ वाले कुछ दिन में सब भूल जाते हैं यार। विराट तुझसे क्या वादा नहीं तोड़ेगा, कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। टीना कियारा को समझा तो रही थी लेकिन मनी मन वो खुद श्योर नहीं थी कि विराट अब क्या करने वाला था। लेकिन विराट की दादी? कियारा ने दबी हुई आवाज में पूछा। चिंता मत कर, विराट सब संभाल लेगा। हो सकता है उनके बीच थोड़ी लड़ाई हो लेकिन कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। तू बस विराट के आगे ऐसे बिहेव कर जैसे तू इस बारे में नहीं जानती, ठीक है? टीना से बात करने के बाद भी कियारा का मन हल्का नहीं हुआ। पूरा दिन कैसे बीत गया उसे पता ही नहीं चला क्योंकि उसके दिमाग में टीना की कई बातें चल रही थी। वो खिड़की के पास खड़े होकर विराट का देर रात तक इंतजार करती रही लेकिन विराट घर वापस नहीं लौटा। डर के मारे वो विराट को फोन करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाई। घंटों बैल्कनी में खड़े होकर इंतजार करने के बाद वो भारी मन से बिस्तर पर लेट गई और मनी मन बोली, विराट कहाँ हो तुम? आखिर विराट कहाँ था और वो घर क्यों नहीं लौटा था? क्या उसकी दादी को सच में सब कुछ पता चल चुका था? जानने के लिए सुनते रहिए हमारी अधूरी कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सूरज ढलने के बाद भी विराट घर नहीं आता है। बच्चे परेशान ना हो इसलिए रात को कियारा अपने बच्चों के आगे नॉर्मल बिहेव करती है। उन्हें अच्छे से खाना खिलाने के बाद उन्हें समय से सुला देती है। विराट का पर्सनल डॉक्टर रात को 9 बजे के करीब घर के टेलीफोन पर फोन करता है। वो काव्य और काय की तबीयत के बारे में पूछता है। अब वो दोनों ठीक है डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। कियारा हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है। मिस्टर विराट कहाँ है? डॉक्टर कियारा से कैजुअली पूछता है। कियारा थोड़ा हिचकिचाती है और फिर उसी स्वर में कहती है, वो अभी तक घर वापस नहीं आए, आज विराट शायद थोड़ा लेट हो जाएंगे। डॉक्टर कियारा की आवाज में जैसे कुछ महसूस कर लेता है और फिर अचानक से कहता है, चिंता मत करो कियारा, मैं जानता हूँ कि विराट को समझना मुश्किल है लेकिन वो मन का साफ है। जब वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को देखता है तो मुझे उसकी आंखों में एक चमक नजर आती है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। मैं जानता हूँ उसे, वो घर लौट आएगा। डॉक्टर की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो विराट के बारे में सब कुछ जानता हो। कियारा को ये सुनकर महसूस होता है कि अभी भी बहुत कुछ था विराट के बारे में जो कियारा को नहीं पता था। थैंक यू डॉक्टर, कियारा नर्म आवाज में कहती है और फिर फोन रख देती है। डॉक्टर की बात सुनकर भी कियारा के मन को ज्यादा चैन नहीं मिल पाता। वो इंटरनेट खोलकर न्यूज पढ़ती है और उसे और भी ज्यादा टेंशन होने लगता है। सबसे बड़ा सबूत जो लोगों के हाथ में लग चुका था वो थी कियारा की गर्दन की तस्वीर, जिस गर्दन पर लाल और बैगनी रंग के निशान थे। उस तस्वीर को देखकर कियारा को बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अपने बारे में इस तरह की झूठी अफवाहें पढ़ने के बाद कियारा का मन खराब होने लगता है। पब्लिक के लिए विश्वास करना मुश्किल होता है कि विराट रॉय ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक ने इस तरह। लोगों के मन में सिर्फ यही सवाल थे कि आखिर विराट कियारा जैसी लड़की की मदद क्यों कर रहा था। कियारा को खुद की इमेज की इतनी परवाह नहीं थी जितनी परवाह उसे विराट के नाम की थी। कियारा बार-बार ये सोचकर घबरा रही थी कि विराट की दादी विराट को उसकी वजह से कितना डांट रही होगी। विराट की दादी के घर में विराट और उनके बीच हो रही बहस की आवाजें हॉल में गूंजने लगती हैं। इंटरनेट पर वायरल हुई न्यूज़ जानकर विराट की दादी बहुत गुस्से में आ जाती हैं और इस वक्त वो अपनी कुर्सी पर बैठकर विराट को घूर रही होती हैं। आखिर तुम चाहते क्या हो? गायत्री देवी कठोर आवाज में विराट से कहती हैं। वो बहुत सीरियस नजरों से विराट को देख रही थी। क्या तुम भूल गई कि तुमने मुझसे क्या कहा था? विराट, तुम्हें अपनी इमेज की कोई परवाह नहीं है क्या? दादी माँ, आपने कहा था ना कि आप मुझसे मेरी प्राइवेट लाइफ के बारे में कोई सवाल नहीं करेंगे। आपने खुद मुझे रॉय ग्रुप का कंट्रोल दिया और अब बोर्ड मुझसे मेरी प्राइवेट लाइफ के बारे में सवाल कर रहा है। आज उन्होंने मुझसे 3 घंटे लगातार सवाल किए हैं। आप मुझे कह रही हैं लेकिन असल बात तो ये है कि आप खुद अपना वादा पूरा नहीं करती। विराट बेसब्री के साथ बोलता है। तो अब तुम मुझसे अपनी दादी से एक लड़की की वजह से जबान लड़ा रहे हो? गायत्री देवी अपने पोते की तरफ देखकर गुस्से में कहती है। गायत्री हमेशा से अपने आप को स्ट्रॉन्ग महिला मानती है। अपने जिद्दी पोते को समझाने के लिए गायत्री के पास कई तरीके थे। कियारा जैसी लड़कियों को संभालना मुश्किल नहीं होता विराट। मैं चाहूं तो आज कियारा के हाथ में कुछ पैसे दे सकती हूं और उसे और उसके बच्चों को दूसरे शहर भेज सकती हूं। ये बात तुम भी जानते हो कि मुझे ऐसा कदम उठाने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। गायत्री देवी कठोर आवाज में कहती है। वो इस समय से विराट को डराने की कोशिश कर रही थी ताकि वो अपने आप ही कदम पीछे कर ले। कियारा ने ऐसा कुछ नहीं किया है और वो इस तरह की लड़की नहीं है। विराट अपनी दादी को अपने और कियारा के रिश्ते को लेकर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता है। सच सिर्फ इतना था कि वो कियारा को चाहता था और इस तरह से वो अपनी दादी को अपनी खुशी के बीच में नहीं आने देने वाला था। वाह, तो अब तुमने उसकी तरफदारी करना भी सीख लिया है। क्या वो तुम्हें ये सब सिखा रही है? विराट की दादी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तुम जानते भी हो कि उसका अतीत किस तरह का है। कोई नहीं जानता कि उन बच्चों का बाप आखिर कौन है। क्या तुम सच में इस तरह की लड़की को पसंद करते हो विराट? मुझे तो लगता था कि लड़कियों के मामले में तुम्हारा अच्छा टेस्ट है, तो फिर तुम क्यों इस लड़की के चक्कर में पड़ रहे हो? और वो रूमर्स, विराट, मैं जानती हूँ कि तुम प्रेस को संभाल सकते हो, लेकिन तुमने प्रेस को शुरुआत में क्यों नहीं संभाला? क्या रॉय ग्रुप ऑफ कंपनी का नाम कीचड़ में मिलाना इतना आसान है? विराट की दादी आगे बोलती है। विराट के साथ पहले भी ऐसी कई चीजें हुई थी लेकिन कियारा में कुछ अलग है और ये चीज गायत्री देवी देख सकी थी।
इसीलिए वो चाहती थी कि विराट उस लड़की से दूरी बनाकर रखे। दादी माँ क्या भूल रही है कि वो लोग मेरे रिलेशनशिप्स के बारे में पता लगाने के लिए साल के हर एक दिन कुछ ना कुछ करते हैं। मेरा एक भी दिन नहीं गुजरता है बिना कोई नया र्यूमर सुने। ये सब बातें जानने के बावजूद भी आप कियारा को लेकर इतना टेंस क्यों है? विराट एक लंबी आह भरता है और अपनी दादी की आंखों में देखते हुए कहता है। अपनी बात कहते हुए वो गुस्से से सोफे से उठ जाता है और फिर अपना लैपटॉप उठाकर अपने ऑफिस के मैसेजेस देखने लगता है। विराट को सिर्फ एक ही सवाल परेशान कर रहा था, आखिर उसकी दादी को ऐसा क्यों लग रहा है कि कियारा बाकियों से अलग है। आज से पहले उसकी दादी विराट की हर एक रिलेशनशिप को लेकर इतना ओपन माइंडेड थी, तो फिर अब क्या हो गया था? विराट की दादी उसे दूर से लैपटॉप में गुस्से से काम करते हुए देखती है। विराट की उंगलियां कीबोर्ड पर टाइप करते हुए शोर मचा रही थी। गायत्री देवी जानना चाहती थी कि विराट इस समय क्या सोच रहा है। गायत्री देवी का मन ये अच्छी तरह से जानता था कि कियारा न सिर्फ बाकी लड़कियों से अलग है, बल्कि विराट खुद उसे स्पेशल ट्रीट करता है। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि कियारा अपने बच्चों के साथ विराट के घर में रह रही थी और विराट को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसके अलावा विराट कियारा को अपने साथ फंक्शंस में भी ले जाने लगा था और साथ ही साथ कियारा के दोस्तों को अपने घर पर भी बुला लेता था। और वो तस्वीरें, उनकी भी अपनी अलग कहानी थी। गायत्री देवी सोचती है कि क्या इन सबके बावजूद भी विराट को नजर नहीं आ रहा था कि कियारा उसके लिए खास है। जो कुछ वो कियारा के साथ कर रहा है वो विराट ने आज से पहले किसी लड़की के साथ नहीं किया था। कियारा पहली लड़की थी विराट की जिंदगी में जो यहाँ तक पहुंची थी। आसमान में अंधेरा हर तरफ फैलने लगता है। गायत्री देवी विराट को लेकर कई बातें सोचती है और फिर अचानक से वो बोलती है, तुम कहीं कियारा का इस्तेमाल करके अनिका और उसके परिवार वालों से पीछा तो नहीं छुड़ाना चाहते? विराट जो कि इतनी देर से स्क्रीन की तरफ देख रहा था, उसे जब ये पूरी बात सुनी तो तुरंत अपनी नजर घुमा लेता है और बहुत ही गंभीरता से कहता है, दादी माँ क्या आप सच जानना चाहती हैं? हाँ, विराट की दादी तुरंत बोलती है। तो हाँ, असल बात यही है, मैं कियारा का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप भी जानती है कि मैं अनिका के मुंह पर उसे मना नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि वो मेरा पीछा छोड़ दे। मुझे लगा कि अगर वो मेरे साथ किसी और लड़की को देखेगी तो अपने आप ही मुझसे दूर हो जाएगी। विराट अपनी टोन थोड़ी सी बदल कर बोलता है। गायत्री देवी अभी भी विराट को शक भरी नजरों से देख रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो पहले से शांत हो जाती है। ये जानकर कि विराट सिर्फ अनिका को दूर करने के लिए कियारा का इस्तेमाल कर रहा था। शायद जितना गायत्री देवी सोच रही थी, असल में बात उतनी बड़ी थी नहीं। वो अपनी कुर्सी से उठती है और फिर विराट के पास वाले सोफे पर जाकर बैठ जाती है। वो एक राहत भरी सांस लेकर कहती है, विराट ये सब ठीक हो जाएगा, लेकिन रूमर्स के लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा। लोगों को ये लगने लगा है कि तुम कियारा के बच्चों के बाप हो। गायत्री देवी किसी के हाथों डीएनए सैंपल डॉक्टर को कुछ दिन पहले ही भेज चुकी थी। रिजल्ट्स बस कुछ ही देर में आने वाले थे। गायत्री देवी के मन में एक अजीब सी नर्वसनेस थी। न जाने क्यों उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला था। वो दोनों मेरे बच्चे नहीं है दादी, अगर लोगों को गॉसिप करनी है तो करने दो। विराट अपना मुंह फेरते हुए कहता है। विराट को इस बात का दुख था कि वो कहीं ना कहीं चाहता था कि वो बच्चे उसके हों। अपने पिता की तरह बिहेव मत करो विराट। विराट की दादी उसकी बात सुन ही बोलती है। अपने पिता का जिक्र विराट का मूड पहले से भी ज्यादा खराब कर देता है। विराट के पिता एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जरूर थे, लेकिन इसके बावजूद भी लोग उनकी निजी जिंदगी का बहुत मजाक उड़ाते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि विराट के पिता की बीवी उन्हें धोखा दे रही थी। जब विराट छोटा था तो सबके अंदर उसे लेकर एक डाउट था। यही समय था जब विराट की दादी ने उसका डीएनए टेस्ट कराया था, जिसके बाद सच सबके सामने आ गया था कि विराट की माँ विराट के पिता को धोखा दे रही थी और विराट के पिता उसके असली पिता नहीं थे। लेकिन विराट ये सब अपने साथ कभी नहीं होने दे सकता था और तभी उसने पहले से कियारा से साइन भी करा लिया था। कियारा की जिंदगी में या कोई था तो वो सिर्फ विराट था। विराट जानता था कि जब तक कियारा उसके प्रति लॉयल है तब तक विराट भी उसे अच्छे से ट्रीट करने वाला है। लेकिन अगर कियारा उसे एक बार भी धोखा देने की कोशिश करती है तो विराट उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बनाना जानता है। मैं उस आदमी की तरह गलती नहीं करने वाला। अगर आप मेरे ऊपर विश्वास रखती हैं तो इन सब बातों को मुझ पर छोड़ दीजिए दादी माँ, मैं सब संभालूंगा। विराट गंभीर चेहरे के साथ कहता है। विराट अपना हाथ अपनी दादी के नरम हाथों के ऊपर रखता है और उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश करने लगता है। ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। मैं चाहती हूँ कि तुम एक लड़की से मिलो। लड़की बहुत संस्कारी है, अगर तुम्हें पसंद आए तो हम शादी की बात भी आगे बढ़ा सकते हैं। उस लड़की से कब मिलना है मैं ये तुम्हें कुछ दिनों में बता दूंगी। विराट की दादी उसे बहुत कैजुअली कहती है। लेकिन विराट ये सुनकर चिड़चिड़ा सा होने लगता है। उसके पास ब्लाइंड डेट पर जाने का समय नहीं था और साथ ही साथ जब से उसकी जिंदगी में कियारा आई थी तब से उसे बाकी लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सिर्फ कियारा ही थी जो उसे इतना अच्छा फील करा पाती थी। विराट इस बात से इनकार करने की कोशिश करने ही लगा था कि उसकी दादी माँ अपनी आवाज ऊंची करके उसे डांटने लगती है। विराट लेकिन कुछ नहीं, मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ तो तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। विराट दोबारा उन्हें गुस्से में देखकर शांत हो जाता है और डेट के लिए हाँ कह देता है। इस बीच विराट जानबूझकर कियारा को ना तो कॉल करता है और ना ही कोई मैसेज। वो चाहता था कि कियारा उसके बारे में चिंता करे और उसका इंतजार करे। यहाँ तक कि वो ये भी जानता था कि कियारा परेशान होकर उसके कमरे में उसका इंतजार कर रही होगी। इस बारे में सोचकर ही विराट का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो चाहता था कि कियारा उसके बिस्तर पे सोए और जब वो वापस लौटे तो उसका बिस्तर कियारा की खुशबू से महका हुआ हो। जब से कियारा विराट के घर में रहने लगी थी, विराट को अपने घर में चैन की नींद आती थी। कियारा को अपने साथ सोता हुआ देखकर वो एक अलग सुकून महसूस करता था। काफी देर तक कियारा के बारे में सोचने के बाद विराट अपना फोन उठाकर अपने मैनेजर को मैसेज कर देता है। वो अचानक से अपना मुंह खोलता है और धीमे से कहता है, कियारा। कियारा का नाम लेते ही विराट के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। क्या विराट कियारा से प्यार करने लगा था? आखिर ये मोड़ कहां ले जाने वाला था कियारा को? जानने के लिए सुनते रहिए हमारी अधूरी कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रात भर विराट घर नहीं लौटा है और कियारा उसका इंतजार करते हुए उसके बिस्तर पर सो जाती है। अगली सुबह वो अपने बच्चों को समय से उठाकर उन्हें दीपक के साथ स्कूल भेज देती है। सुबह नाश्ता करने से पहले कियारा कुछ देर बाहर वॉक करने के बारे में सोचती है, लेकिन टीना की बात याद आने पर वो बाहर जाने का प्लान ड्रॉप कर देती है। कियारा इस बीच कई बार विराट को फोन लगाने के बारे में सोचती है। वो जानना चाहती थी कि विराट अभी तक घर वापस क्यों नहीं आया था, आखिर वो कहाँ था और क्या जो कुछ हो रहा था उन सब बातों की वजह से वो कियारा से गुस्सा था। कियारा बहुत परेशान हो जाती है, उसका दिल बहुत भारी महसूस होने लगता है। इन सब के अलावा एक और बात थी जो कियारा को बहुत सता रही होती है। कियारा के मन में विराट के लिए फीलिंग्स जागने लगी थी, जिन्हें चाहकर भी वो रोक नहीं पा रही थी। वो जब अपनी आंखें बंद करती तो उसे विराट का चेहरा नजर आने लगता। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा था। क्या उसे विराट से प्यार होने लगा था? कियारा दिन में खाना खाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका मन इतना बेचैन होता है कि खाना भी उसके गले के नीचे नहीं उतरता। लंच टाइम के बाद कियारा गार्डन में जाकर बैठ जाती है और अपने मन को बहलाने के लिए कुछ देर गार्डनिंग करने की कोशिश करती है। तभी काया और काव्य के वापस आने का समय हो जाता है। एक लाल रंग की चमचमाती गाड़ी ड्राइववे के अंदर आती है और गाड़ी के रुकते ही कियारा के बच्चे भागते हुए बाहर आ जाते हैं। कियारा ये देखकर थोड़ा चौंक जाती है। आज काया और काव्य दीपक के साथ वापस नहीं आए थे, बल्कि गाड़ी के अंदर विराट का मैनेजर बैठा हुआ था। मैनेजर मुस्कुराते हुए कियारा की तरफ अपना हाथ हिलाता है और फिर गाड़ी से निकलकर लीला और मीनू को सामान अंदर रखवाने का इशारा करता है। गाड़ी के अंदर ढेर सारे खिलौने रखे होते हैं। मैनेजर के हाथ में भी कुछ खिलौने होते हैं, जिसे देखकर कियारा और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। ये सब क्या है? कियारा कंफ्यूज होकर पूछती है। मैनेजर फिर मुस्कुराता है और अपने हाथ में पकड़े खिलौनों को एक एक करके लीला और मीनू को देने लगता है।
वो कियारा की तरफ चलकर आता है और कहता है, ये सब मिस्टर विराट ने भेजा है और वो चाहते हैं कि तुम अच्छे से आराम और एंजॉय करो। मिस्टर विराट ने कहा है कि सब ठीक है और हाँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। कियारा ये सुनकर हैरान हो जाती है, उसे विश्वास नहीं होता कि ये सब विराट ने भेजा है। नीनू खिलौने गाड़ी से निकालने लगती है। इतने सारे खिलौने देखकर वो भी सरप्राइज होकर कहती है, विराट बाबा कितना सोचते हैं काया और कावे के लिए, देखो जरा उनकी पसंद के कितने सारे खिलौने खरीदे हैं। कियारा भी एक बार गाड़ी के अंदर देखती है तो उसके चेहरे पर एक नर्म मुस्कान आ जाती है। विराट की इस बात से कियारा बहुत इंप्रेस हो जाती है। तभी अचानक मैनेजर अपनी जेब से गाड़ी की चाबी निकालता है और उसे कियारा को देने लगता है। ये तुम क्या कर रहे हो, चाबी मुझे क्यों दे रहे हो? कियारा एकदम से मैनेजर का इशारा समझ नहीं पाती, वो अभी भी बहुत कंफ्यूज थी। ये तुम्हारे लिए है, मैनेजर जवाब देता है। मेरे लिए? कियारा की आंखें बड़ी हो जाती हैं। मैं कुछ समझी नहीं। कियारा चाबी की तरफ देखकर कहती है, ये गाड़ी कियारा ये तुम्हारे लिए है। मैनेजर दोबारा कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? कियारा बहुत हैरान हो जाती है, उसे समझ नहीं आता कि विराट उसे इतनी बड़ी गाड़ी क्यों दे रहा था। विराट जानता था कि वो ना के बराबर गाड़ी चलाती थी और अगर उसे कहीं भी जाना होता था तो दीपक उसे वहां ले जाता था। क्या ये विराट ने भेजी है? कियारा धीमी आवाज में पूछती है और उसी हैरानी से गाड़ी को पास से देखने लगती है। हाँ, मिस्टर विराट का कहना था कि जो गाड़ियां गैराज में हैं वो तुम्हारे चलाने लायक नहीं है, इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए ये गाड़ी खरीदी है। ये मॉडल एकदम न्यू है कियारा, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। कियारा गाड़ी को ध्यान से देखने लगती है। वो गाड़ियों के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, लेकिन वो इतना विश्वास के साथ कह सकती थी कि ये गाड़ी बहुत महंगी थी। अगर तुम्हें पसंद नहीं आई तो तुम मुझे बता सकते हो, मिस्टर विराट तुम्हारे लिए दूसरी गाड़ी ले आएंगे। मैनेजर कियारा के पीछे पीछे चलते हुए बोलता है। वो वही कर रहा होता है जो उसे विराट ने करने के लिए कहा था। ये सुनते ही कियारा तुरंत बोलती है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। कियारा के मन में इस गिफ्ट को लेकर कई सवाल चल रहे थे। वो समझने की कोशिश कर रही होती है कि विराट ने क्या सोचकर उसे गिफ्ट दिया था। एक डरावना ख्याल आते ही उसके चेहरे का रंग उतरने लगता है। क्या विराट ये तोहफा देकर उसे अलविदा कह रहा था? क्या ये तोहफा कियारा को घर बेचने के लिए दिया जा रहा था? कियारा को समझ नहीं पाते, हर एक चीज को सोचकर उसे सिर्फ डर और घबराहट महसूस होने लगता है। कियारा अपने बालों पर अपना हाथ फेरती है और फिर एक लंबी सी आह भर लेती है। क्या बात है, तुम ठीक तो हो? मैनेजर कियारा का सफेद चेहरा देखकर पूछता है। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, कियारा हड़बड़ाते हुए कहती है। मैनेजर को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो अपनी घड़ी में समय देखता है और फिर कियारा को चाबी देने के बाद ऑफिस लौट जाने के लिए तैयार हो जाता है। जाने से पहले वो कियारा से हंसते हुए कहता है, तुम्हें ऑफिस वापस आ जाना चाहिए, तुम अभी भी मिस्टर विराट की सेक्रेटरी हो। वैसे भी मिस्टर विराट पूरे दिन तुम्हारी बनाई कॉफी को मिस करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी जैसी कॉफी कोई नहीं बना सकता। कियारा हल्का सा मुस्कुराती है, लेकिन अपने ख्यालों में गुम होने की वजह से वो मैनेजर के इशारे को समझ नहीं पाती। मैनेजर की बात खत्म होते ही घर के बाहर एक टैक्सी आकर खड़ी हो जाती है। मैनेजर टैक्सी में बैठा है और ऑफिस के लिए लौट जाता है। मैनेजर के जाते ही गाड़ी के पास लीला और मीनू आकर खड़ी हो जाती हैं। बातों ही बातों में वो कियारा को बताती हैं कि विराट ने आज से पहले कभी किसी को गाड़ी गिफ्ट नहीं की है। अनिका को भी नहीं? कियारा उनसे पूछती है। नहीं, अनिका मैडम को भी नहीं। साहब ने उन्हें ज्वेलरी और बाकी सामान दिया है, लेकिन गाड़ी कभी नहीं दी है। लीला कुछ सोचते हुए बोलती है। वैसे भी अनिका मैडम की हर तरह से साहब ने मदद की है। आज अगर अनिका मैडम का कुछ भी नाम है तो वो साहब की वजह से ही है। अभी भी फिल्मों में साहब की वजह से ही अनिका मैडम को रोल मिलता है। लीला बहुत कैजुअल टोन में बोलती है। ये सुनकर कियारा थोड़ा सरप्राइज हो जाती है। ये बात भी सच थी कि अनिका ने बहुत कम समय में बहुत बड़ा नाम कमा लिया था। और रही बात अनिका के घर वालों की, तो उनके पास भी अनिका के करियर को सपोर्ट करने के लिए इतना पैसा नहीं था। अगर विराट उसकी मदद नहीं करता तो वो इतनी आसानी से उस मकाम पे कभी नहीं पहुंच पाती। एक दिन अनिका मैडम अपने आप ही विराट साहब की जिंदगी में आ गई। उससे पहले हमने तो उन दोनों को कभी साथ में देखा नहीं था। तब साहब और उनका रिश्ता अच्छा था, लेकिन समय के साथ सब ठंडा पड़ गया। लीला आगे बोलती है। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव आ जाता है। कितना अजीब था ये सब, कियारा सोचती है। विराट से मिलने से पहले अनिका को कोई नहीं जानता था, फिर अचानक विराट उसकी जिंदगी में कैसे आ गया? कियारा इस बारे में बहुत ध्यान से सोचने लगती है। अगर सारिका चाहती थी कि अनिका किसी अमीर आदमी से शादी करे, तो भी ये समझना मुश्किल था कि 4 साल पहले सारिका के विराट के परिवार के साथ क्या संबंध थे। कियारा जानना चाहती थी कि विराट अनिका से कब मिला था और विराट को अनिका में आखिर क्या पसंद आया था। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कई लोग थे जो अनिका से लाख गुना बेहतर थे, इसके बावजूद विराट ने अनिका को क्यों चुना था? कियारा काफी देर तक अनिका और विराट के बारे में सोचती रहती है और उसका दिन इसी के साथ गुजर जाता है। शाम को वो फिर खिड़की के पास आकर खड़ी हो जाती है और विराट के लौट आने का इंतजार करने लगती है। अंधेरा होने के बाद आखिरकार विराट घर लौट आता है। विराट ड्राइवर से अंदर आता है और अपनी गाड़ी से उतरते हुए कियारा और उसके बच्चों के खेलने की आवाज सुनता है। उस आवाज को सुनते ही विराट के दिल को एक सुकून महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसका घर खुशियों से भर गया हो। कियारा और उसके बच्चों को खुश देखकर विराट को अपने बचपन के वो खास पल याद आ जाते हैं जिनमें उसके माँ बाप उसके साथ खेला करते थे। डोर बेल बजते ही काव्य काया भागते हुए दरवाजे के पास चले जाते हैं। गाड़ी की आवाज सुनकर वो पहले ही जान चुके थे कि दरवाजे पर कौन है। विराट के अंदर आते ही काव्य काया उसे गले लगा लेते हैं। वो काव्य को गोदी उठाता है और काया का हाथ पकड़कर अंदर आने लगता है। इस समय विराट का व्यवहार उन बच्चों के प्रति एक पिता की तरह था। काव्य और काया दोनों की आंखें विराट को देखकर जगमगा जाती हैं। कियारा के दोनों बच्चों को विराट से बहुत लगाव हो गया था। तुम वापस आ गए? कियारा विराट के सामने आते ही अपनी आंखें झुकाकर बोलती है। विराट को देखकर न जाने क्यों कियारा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। विराट काव्य को गोद से नीचे उतारता है और फिर कियारा की बात का जवाब देने के बजाय उसे सवाल करता है, कैसी हो तुम और तुमने घर पर 2 दिन तक क्या किया? कियारा ने सफेद रंग की कुर्ती पहनी हुई थी और उसे अपने बालों को हल्का सा बांधा हुआ था। हवा से उसके बालों की लट बार बार उसके चेहरे पर आ रही थी। हॉल की रोशनी के नीचे कियारा की आंखें चमक रही हैं। विराट कियारा को देखकर महसूस करता है कि उसने 2 दिन कियारा को कितना मिस किया था। वो कियारा का चेहरा छूकर देखना चाहता था। कियारा के पास आकर उसे ऐसा लगता है जैसे उसका शरीर मोम की तरह पिघलने लगा हो। मैं बहुत बोर हुई, मेरे पास करने को कुछ नहीं था। एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि मैं ऑफिस वापस जाना शुरू कर दूं। कियारा ये कहते हुए विराट के साथ सोफे की तरफ बढ़ने लगती है। हाँ, तो फिर तुम ऑफिस क्यों नहीं गई? विराट सोफे पर बैठे ही पूछता है। क्योंकि टीना ने मुझे बताया कि हम दोनों को लेकर बहुत रूमर्स फैले हुए हैं। उसने मुझे कुछ समय तक घर पर रहने को कहा है। कियारा दबी दबी सी आवाज में कहती है। उसके चेहरे पर टेंशन साफ नजर आ रहा था। मम्मा, रूमर्स क्या होते हैं? कियारा की बात सुनते ही काव्य पूछता है। काव्य विराट के बगल में बैठा हुआ था और अपनी माँ को ध्यान से देख रहा था। कुछ नहीं बेटा, ऑफिस की बात है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। कियारा काव्य के गाल पर प्यार से हाथ रखती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। तो फिर आप क्यों चिंता कर रहे हो मम्मा? काव्य को समझ नहीं पाता और दोबारा पूछता है। कियारा सोचती है कि वो उसकी बात का कैसे जवाब दे। तभी विराट फनी टोन में कहता है, हाँ मम्मा बताओ, आप क्यों चिंता कर रही हो? काव्य और काया दोनों ये बात सुनकर जोर से हंसने लगते हैं। कियारा की भी हंसी छूट जाती है। वो विराट की तरफ देखती है और उसकी आंखों में विराट के लिए फीलिंग्स साफ नजर आने लगती हैं। क्या विराट उन फीलिंग्स को समझता था? क्या उसके अंदर खुद यही भावनाएं थी? जानने के लिए सुनते रहिए हमारी अधूरी कहानी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
कियारा टेंशन में होती है जब विराट अपनी बात से सबको हंसा देता है। कियारा भी इसकी बात सुनकर हंस पड़ती है। थोड़ी देर में लीला और मीनू काया और काव्य को कमरे में उनके कपड़े बदलवाने के लिए ले जाते हैं और हॉल में अब सिर्फ कियारा और विराट बैठे होते हैं। बच्चों के जाते ही उन दोनों के बीच माहौल थोड़ा इंटेंस हो जाता है। तभी विराट थोड़ा सीरियस टोन में कहता है, कियारा चिंता करने की बात नहीं है, तुम्हें इन रूमर्स से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं हम उसकी परवाह क्यों करें। विराट की बात बिल्कुल सही थी। ये बात सुनकर कियारा की आंखें जगमगा जाती हैं। वो विराट को नहीं बता सकती थी कि उसका दिल अब कितना हल्का महसूस कर रहा था। तुम समझ रही हो ना, विराट दोबारा पूछता है। कियारा बिना कुछ बोले हाँ करते हुए सिर्फ अपना सिर हिलाती है और फिर नजरें झुका लेती है। विराट कैजुअली उससे पूछता है, क्या तुम्हें गाड़ी पसंद आई। गाड़ी की बात आते ही कियारा कहती है, विराट तुम जानते हो मैं गाड़ी कहाँ चलाती हूँ और मुझे जरूरत भी नहीं है, तुम्हें इतने पैसे खर्च नहीं करने चाहिए थे। असल बात तो ये थी कि आज से पहले कियारा को किसी लड़के ने कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया था, इसलिए वो जानती ही नहीं थी कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। जब वो आरव के साथ रिलेशनशिप में थी तब भी वो ही आरव को गिफ्ट देती थी, क्योंकि आरव फाइनेंशियली थोड़ा कमजोर था, इसलिए कियारा को इस बात से कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन आज जब वो इस बारे में सोचती है तो उसे एहसास होता है कि 10 सालों में आरव कभी उसके लिए फूल भी लेकर नहीं आया था। शायद वो खुद से ही कियारा के लिए कुछ नहीं करना चाहता था। पैसे कमाने का फायदा ही क्या है अगर मैं कुछ खरीद ही नहीं सकता, विराट कियारा से कहता है। और ये गाड़ी तुम्हारे लिए बाकी गाड़ियों से ज्यादा कन्वीनियंट रहेगी। ये लेटेस्ट मॉडल है, अगर तुम्हें पसंद नहीं आई तो हम इसे बदल सकते हैं, लेकिन गाड़ी का कलर मैंने चूज किया है खास तुम्हारे लिए। कियारा सुनकर तुरंत कहती है, नहीं नहीं बदलने की जरूरत नहीं है। कियारा को ये जानकर खुशी होती है कि विराट ने खुद उसके लिए गाड़ी चुनी थी। विराट की दी हुई हर एक चीज का वो ध्यान रखना चाहती थी। कुछ ही समय में कियारा को वो सारी चीजें पसंद आने लगी थी जो विराट को पसंद थी। तुमने और बच्चों ने खाना खा लिया, विराट कियारा से बहुत प्यार से पूछता है। नहीं अभी नहीं, कियारा जवाब देती है। आ जाओ साथ में खाना खाते हैं। विराट सोफे से उठकर डाइनिंग की तरफ जाने लगा। वो कियारा की कमर पे हाथ रखता है और उसके साथ चलने लगता है। विराट का हाथ महसूस करते ही कियारा का चेहरा लाल होने लगता है। कियारा मुस्कुराते हुए विराट की तरफ देखती है। इस समय कियारा को महसूस होता है कि विराट के आ जाने से उसकी सारी परेशानियां अपने आप गायब हो गई हैं। उसका दिल भी जो 2 दिनों से तक बेचैन था अब वो चैन की सांस ले पा रहा था। नीचे आने के बाद डाइनिंग हॉल में काया और काव्य विराट के साथ बैठ जाते हैं। विराट उनके साथ हंसी मजाक करने लगता है। इसी बीच अचानक कियारा की नजर विराट के हंसते हुए चेहरे की तरफ जाती है, जिसे देखते हुए बेहद हैरान हो जाती है। वो इस बात को इग्नोर नहीं कर पाती कि काव्य और विराट की मुस्कान एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती है। कोई अगर उन्हें हंसते हुए देखता तो यही कहता कि काव्य विराट का बेटा है। कियारा अपने सर पर हाथ रख लेती है और अपने ख्यालों को दिमाग से निकालने की कोशिश करती है। आखिर वो क्या सोच रही है, जरूर उसका दिमाग खराब हो गया है। कियारा अपने माथे को मलते हुए मन ही मन कहती है। उसके चेहरे का रंग उड़ता देखकर विराट पूछता है, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। हाँ बस थोड़ा सर में दर्द हो रहा है शायद, कियारा बात बदलते हुए कहती है। क्या डॉक्टर को बुलाने की जरूरत है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे, तुम्हें फीवर तो नहीं है। विराट चिंता भरी आवाज में पूछता है। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सर दर्द है, शायद भूख की वजह से हो रहा हो, चलो हम पहले खाना खा लेते हैं, कियारा हड़बड़ाते हुए कहती है। वो विराट को देखकर मुस्कुराती है ताकि वो उसकी ज्यादा चिंता न करे। क्या तुमने दिन में भी खाना नहीं खाया, विराट कुछ सोचते हुए पूछता है। विराट को कियारा के बहानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि बस थोड़ी ही देर पहले तो कियारा उसे ऐसे देख रही थी जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। हाँ शायद इसलिए मैं दिन में अच्छे से खाना नहीं खा पाई थी, चलो अब डिनर शुरू करते हैं विराट, कियारा फिर हड़बड़ाते हुए कहती है, जैसे वो विराट से कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। वो विराट की चिंता को देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगती है। थोड़ी देर में कियारा विराट और बच्चों के लिए खाना डालने लगती है। कियारा विराट के प्लेट में ज्यादा सब्जियां डालती है और इन दोनों के बीच में इस बात को लेकर हंसी मजाक होने लगता है। तुम्हें सब्जियां अच्छे से खानी चाहिए विराट, तुम अब छोटे बच्चे नहीं हो, कियारा हंसते हुए कहती है। विराट चेहरा बनाता है लेकिन उसकी बात सुनकर खाना खा लेता है। काया और काव्य दोनों को कियारा और विराट को साथ देखकर बहुत अच्छा लगता है। वो ये देखकर खुश हो जाते हैं कि विराट और उसकी माँ करीब आने लगे थे। अपनी माँ को इतना खुश वो बहुत समय बाद देख रहे थे। डिनर करते हुए कियारा विराट से ऑफिस के बारे में बात करने लगती है। तभी विराट बोलता है, अगर तुम्हारा इतना ही मन है तो तुम ऑफिस दोबारा क्यों नहीं आ जाती। लेकिन टीना, कियारा थोड़ा हिचकिचाती है। लेकिन कुछ नहीं कियारा, मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, और तुम्हारा बॉस कौन है, मैं या फिर टीना। विराट सीरियस भाव के साथ पूछता है। तुम, कियारा बिना किसी झिझक से कहती है। तो बस कल से तुम ऑफिस आ रही हो, अब ये फाइनल है, विराट श्योरिटी के साथ कहता है। कियारा हल्के से मुस्कुराती है लेकिन कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद विराट अपनी नजरें घुमाकर काव्य और काया की बातों पर ध्यान बढ़ा लेता है। डिनर के बाद कियारा काव्य काया के प्लेरूम में जाकर उन खिलौनों को समेटने लगती है जो विराट उनके लिए खरीद कर लाया था। और दूसरी तरफ विराट काया और काव्य के साथ उनके कमरे में होता है। काया विराट के साथ चेस खेल रही थी और विराट काव्य को चेस के रूल समझा रहा था। कियारा विराट को इतनी शांति से उन्हें समझाता देखकर बहुत सरप्राइज हो जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि विराट बच्चों के साथ इतना पेशेंट होगा। कियारा सब कुछ समेटने के बाद कमरे से बाहर निकलती है और तब तक विराट भी कमरे से बाहर आ जाता है। कियारा विराट के पास आती है और कहती है, तुमने काया और काव्य के लिए इतने टॉयज खरीदे उसके लिए थैंक यू, तुम जानते हो ना तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। विराट हंसने लगता है और कहता है, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, अब तुम कहोगी कि पैसे खर्च नहीं करने चाहिए थे, लेकिन मेरा मन था और वैसे भी सिर्फ पैसे ही है, दोबारा आ जाएंगे। विराट अपने कंधे हिलाते हुए कहता है, सेज द बिलियनर, क्या तुम जानते भी हो कि कितने लोगों को पैसे खर्च करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है, हर कोई इतना भी नहीं होता। कियारा विराट से सीरियस टोन में बोलती है। तुम भी अमीर हो, विराट कियारा के साथ चलते हुए बोलता है। हाँ पर सिर्फ कागज पर, और अगर मेरे पास वो पैसे आ भी जाए तो भी मैं तुम्हारी जितनी अमीर कभी नहीं बन सकती। और वैसे भी मुझे अमीर बनने का कोई शौक नहीं है, मैं अपने शेयर्स के लिए सिर्फ इसलिए लड़ रही हूँ क्योंकि दादाजी ये चाहते थे। कियारा आगे कहती है, तुम्हें अमीर लोगों से इतनी परेशानी क्यों है, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। विराट अपने कुछ याद करके कियारा का चेहरा गंभीर हो जाता है और फिर वो विराट को 4 साल पुरानी उस रात के बारे में बताती है जब बारिश के समय एक अमीर आदमी उसे अपनी गाड़ी से ठोकर मारकर निकल जाता है और वो अमीर आदमी एक बार भी कियारा की तरफ मुड़कर नहीं देखता। वो आदमी बहुत बड़ी गाड़ी में था, मुझे रोड पर गिराने के बाद उसे एक बार भी अपनी गाड़ी नहीं रोकी। कियारा बहुत गुस्से के साथ बताती है, बड़ी गाड़ी थी तो क्या हुआ, अगर कोई गरीब भी होता तो भी वो वहां नहीं रुकता, इसमें अमीर गरीब की कोई बात नहीं कियारा। और क्या तुम्हें यकीन है कि उस आदमी ने तुम्हें देखा था, हो सकता है कि इतनी बारिश की वजह से उस आदमी को पता ही ना चला हो कि क्या हुआ था। विराट कियारा को समझाने की कोशिश करता है, तुम्हें सच में लगता है कि उसने मुझे नहीं देखा। विराट, वो मुझे इस हालत में बारिश में छोड़कर चला गया और उसने एम्बुलेंस तक नहीं बुलाई। कियारा सोचने लगती है कि अगर उस दिन कपिल नहीं होता तो वो ठंड में उसी जगह पर मर चुकी होती। ठीक है बस करो, अब चलते हैं कमरे में, विराट ये कहते हुए कियारा से आगे चलने लगता है। इस तरह के व्यवहार से कियारा को बहुत अजीब महसूस होता है। अगर उसे पता होता कि विराट इस तरह से उस आदमी का साइड लेने की कोशिश करेगा तो कियारा उसे कभी ये बात नहीं बताती। आखिर वो कैसे भूल गई कि विराट भी अमीर था। अमीर लोग एक दूसरे को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। 4 साल पहले बारिश के वक्त एक अमीर आदमी मुझे ठोकर मारकर चला गया।
विराट जितनी बार इन शब्दों के बारे में सोचता है उतना ज्यादा उसे लगने लगता है कि ये बात बहुत फेमिलियर थी। विराट को ऐसा लगता है जैसे उसने अपनी आंखों से ऐसा देखा हो। वो इस बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहता था, इसीलिए वो किसी तरह से टॉपिक को बदल देता है। देखते ही देखते विराट और कियारा कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं। कियारा का मूड ठीक करने के लिए विराट तुरंत अपने कपड़े बदलने के लिए बाथरूम में घुस जाता है और सिर्फ लोअर पहनकर बाहर निकल आता है। विराट कियारा के आगे अपनी पीठ को हल्का सा दबाते हुए कहता है, पता नहीं इस जगह पर बहुत दर्द हो रहा है। विराट अपनी पीठ की तरफ इशारा करते हुए कियारा को बताता है। कियारा उसकी उंगलियों का पीछा करते हुए उसकी पीठ पर हाथ रखती है और कहती है, क्या यहाँ पर दर्द हो रहा है? शौक नहीं है, मैं अपने शेयर्स के लिए सिर्फ इसलिए लड़ रही हूँ क्योंकि दादाजी ये चाहते थे। कियारा आगे कहती है, तुम्हें अमीर लोगों से इतनी परेशानी क्यों है? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? विराट अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए कहता है। कुछ याद करके कियारा का चेहरा गंभीर हो जाता है और फिर वो विराट को 4 साल पुरानी उस रात के बारे में बताती है जब बारिश के समय एक अमीर आदमी उसे अपनी गाड़ी से ठोकर मारकर निकल जाता है। अपनी गाड़ी वो मुझे कियारा से कभी ये बात नहीं बताती। आखिर वो कैसे भूल गई कि विराट भी अमीर था? अमीर लोग एक दूसरे को उसे देखना था क्योंकि बहुत दर्द हो रहा है। विराट अपनी पीठ की तरफ इशारा करते हुए कियारा को, हाँ हाँ यहीं पर। विराट झटके से कहता है, रुको मैं बाम लगा देती हूँ, अभी ठीक हो जाएगा। कियारा ये कहकर अपना हाथ विराट की पीठ से हटाने लगती है। तभी विराट उसकी नरम उंगलियों को पकड़ लेता है और फिर कहता है, नहीं नहीं तुम थोड़ा मसाज कर दो, ठीक हो जाएगा। कियारा के कान लाल होने लगते हैं। वो अचानक से बहुत नर्वस हो जाती है। वो बहुत प्यार से अपनी उंगलियों को विराट की पीठ पर फेरती है और फिर उसकी पीठ दबाने लगती है। आह, अच्छा लग रहा है। विराट अपनी आंखें बंद करके मुस्कुराने लगता है। कियारा उसके कंधे तक पहुंचती है तो विराट दोबारा उसका हाथ पकड़ लेता है। वो अपने होठों से उसकी उंगलियों को चूमता है और कियारा को अपने सामने आकर बैठने को कहता है। कियारा उसके सामने आकर बैठती है और विराट की आंखों में देखने लगती है। विराट उसके गाल पर अपना एक हाथ रखता है और बड़े प्यार से कहता है, आओ लेट जाओ कियारा। कियारा बिना सवाल करे बिस्तर पर ठीक विराट के बगल में लेट जाती है। आज पूरे दिन की थकान के बाद तकिए पर सर रखते ही कियारा की आंखें नींद से बंद होने लगती है। विराट उसके माथे पर किस करता है और वो अपनी आंखें बंद करके सो जाती है। विराट कुछ देर तक कियारा को सोते हुए देखता है। कियारा की आंखें किसी फूल की तरह लग रही थी। कियारा को देखकर विराट का दिल भी मुस्कुराने लगता है। तभी अचानक से कियारा अपनी आंखें खोल देती है। कियारा को अनिका से जुड़े सवाल याद आ जाते हैं। वो विराट की तरफ देखती है और हिम्मत जुटाते हुए विराट से कहती है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ बोलो। विराट कियारा के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोलता है, तुम और अनिका कैसे मिले थे? कियारा धीमी आवाज में पूछती है। ये सवाल सुनते ही विराट के चेहरे का भाव बेहद गंभीर हो जाता है। उसके चेहरे की मुस्कान अपने आप गायब हो जाती है। आखिर क्या जवाब देने वाला था विराट कियारा को? आखिर अनिका उसकी मुलाकात के पीछे क्या सच था? जानने के लिए सुनते रहिए हमारी अधूरी कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। कियारा का सवाल सुनकर विराट के चेहरे की मुस्कुराहट एक ही पल में गायब हो जाती है। वो अपना चेहरा मोड़ लेता है और फिर कठोर आवाज में कहता है, तुम्हारा उस बात से कोई लेना देना नहीं है। बेहतर रहेगा कि तुम मुझसे ये सवाल दोबारा ना करो। विराट अपने दांतों को कस लेता है। कियारा जो उसके ठीक सामने लेटी थी उसका शरीर विराट की बात को सुनकर कांप उठता है। अगले ही पल विराट कियारा की तरफ पीछ करके सो जाता है। कियारा सहमी हुई लेटी होती है। वो अपना हाथ विराट के कंधे पर रखने के बारे में सोचती है लेकिन हिचकिचाहट के कारण वो ये कदम नहीं उठा पाती। कियारा को बहुत अजीब महसूस होता है। उसे समझ में नहीं आता कि विराट इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा है। आखिर ऐसा भी कौन सा सवाल पूछ लिया था उसने? बस यही तो पूछा था ना कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से कैसे मिला था। कियारा ने कभी नहीं सोचा था कि इस बात पर विराट इतने गुस्से से रिप्लाई करेगा। कियारा ये बात सोचते हुए कमर को अपने सीने के और करीब खींच लेती है। हालांकि विराट कियारा से सिर्फ कुछ इंच की ही दूरी पर था, लेकिन कियारा को ऐसा लगता है जैसे कि वो अकेली सो रही है। अगली सुबह कियारा नींद में होती है जब विराट खामोशी के साथ बिस्तर से निकलकर वर्कआउट करने अपने जिम रूम में चला जाता है। विराट ट्रेडमिल पर भागते हुए अपने फ्रस्ट्रेशन को निकाल रहा होता है जब उसे कल रात की बात याद आती है। कियारा अनिका के बारे में क्यों जानना चाहती थी? विराट मन ही मन सोचता है। अनिका और अपनी रिलेशनशिप के बारे में सोचकर विराट को एक शर्मिंदगी महसूस होती है। विराट को कभी अनिका से कोई लगाव नहीं था और ना ही वो अनिका को ढंग से जानता था। उस रात जब विराट अनिका से पहली बार मिला था, न जाने वो क्या सोच रहा था। वो रात विराट की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इस तरह की बात आखिर वो कियारा को या किसी और को भी कैसे बता सकता था? विराट को लगता था कि कियारा वो बात जानने के बाद विराट से कभी दोबारा बात नहीं करेगी। ये सोचकर विराट तय कर लेता है कि इस बात को वो मरते दम तक कियारा को कभी पता नहीं लगने देगा। ऑफिस के लिए तैयार होते समय विराट को कियारा कहीं नजर नहीं आती। ऑफिस जाते हुए गाड़ी में विराट को काया और काव्य से चेस खेलते समय हुई अचानक बात याद आ जाती है। हम यहाँ बिना किसी को बताए पापा को ढूंढने आए थे। काया ने विराट से धीमी आवाज में कहा था। वो अपना सीक्रेट विराट से शेयर कर रही थी। पापा? विराट की बात सुनकर थोड़ा हैरान हो गया था। विराट को बच्चों से इतना लगाव हो चुका था कि एक पल के लिए वो ये भूल चुका था कि उन बच्चों का अपना एक असली पिता भी है। विराट को कल पहली बार उस आदमी से जलन महसूस हुई। क्या आप उन्हें ढूंढने में हमारी मदद करेंगे? काया ने विराट से पूछा था। विराट उस समय नहीं जानता था कि वो क्या जवाब दे, लेकिन अब उस बारे में सोचकर विराट को बहुत अजीब महसूस होने लगा है। विराट के मैनेजर के हिसाब से कियारा के बच्चों का जन्म मुंबई में नहीं हुआ था और विराट ये भी जानता था कि उनका असली पिता मुंबई का रहने वाला था और इसीलिए कियारा सब कुछ छोड़कर दूसरे शहर चली गई थी। समझने की बात ये थी कि विराट के मैनेजर के इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से कियारा मुंबई से सिर्फ एक ही लड़के के साथ थी और वो था आरव। लेकिन आरव और उसके बीच कभी शारीरिक संबंध नहीं थे। विराट सोचने लगता है कि क्या कियारा का परिवार जानता था कि वो आदमी कौन है या कियारा खुद इस बात को जानती थी। विराट ने आज तक कपिल से जितनी बात की थी उन सब में विराट को यही समझ आया था कि कियारा खुद नहीं जानती कि वो आदमी कौन है। विराट के दिमाग में ख्याल आते ही वो अचानक बहुत एक्साइटेड फील करने लगता है। वो सोचता है कि अगर ये बात सच थी तो काया और काव्य के पिता के अलावा कियारा की जिंदगी में कोई और आदमी था तो वो सिर्फ विराट था। असल में विराट बहुत पॉसेसिव आदमी था और ये जानकर कि कियारा सिर्फ उसकी थी उसे अपने मन में सैटिस्फैक्शन महसूस होने लगता है। विराट कियारा और उसके बच्चों का ख्याल रखने के बारे में सोचता है तो उसे डर भी महसूस नहीं होता, बल्कि वो चाहता था कि चीजें हमेशा ऐसी ही रहें। ऑफिस में पहुंचकर विराट अपने मैनेजर को अपने कैबिन में बुला लेता है। वो कियारा और उस आदमी के रिश्ते के बारे में पता लगवाना चाहता था। मैनेजर कैबिन में घुसता है तो विराट उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा करता है। क्या आपको कुछ काम था? मैनेजर कैजुअली विराट से पूछता है। विराट मैनेजर से कियारा के बारे में इन्वेस्टिगेट करने को कहता है। विराट जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि कियारा ने अपना घर छोड़ दिया था। वो कियारा और उसके परिवार के अतीत को समझना चाहता था। मैं चाहता हूँ कि तुम उस आदमी के बारे में पता लगाओ, वो कौन है और कहाँ रहता है, विराट सीरियस टोन में अपने मैनेजर से कहता है। मिस्टर विराट, आर यू श्योर?
मैनेजर थोड़ी चिंता करते हुए पूछता है। मैनेजर इस बात को लेकर श्योर नहीं था कि विराट उस आदमी के बारे में जानने के लिए तैयार है या नहीं। जो मैंने कहा है वो करो, विराट कठोरता से कहता है और फिर खिड़की से बाहर देखने लगता है। मैनेजर अपनी आंखें झुका लेता है और फिर दबी हुई आवाज में कहता है, मुझे बस चिंता है कि चिंता करने का काम तुम्हारा नहीं है, तुम इस काम में राहुल की मदद ले सकते हो। विराट फिर से सीरियस टोन में कहता है और मैनेजर के पास उसकी बात मान लेने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। थोड़ी देर बाद विराट को कियारा का फोन आता है। कियारा कॉल पर बताती है कि वो बच्चों को लेकर ऋषि के ऐड के शूट पर जा रही है। तुम अभी भी वहां जा रही हो? विराट कियारा की बात सुनकर थोड़ा चौंक जाता है। विराट को ऋषि के ऊपर शक था। वो सोचने लगता है कि कहीं ऋषि का इसके पीछे कोई बड़ा प्लान तो नहीं था। हाँ, माही घर आई थी हमें बुलाने के लिए, कियारा कैजुअल टोन के साथ कहती है। कियारा आगे कहती है, माही ने कहा कि पिछली बार की फोटोज बहुत अच्छी थी, इसीलिए वो और फोटोज लेना चाहती है। माही कियारा से रिक्वेस्ट करने खुद घर पर आई थी। पिछली बार माही से मिलने के बाद कियारा खुद उसकी मदद करना चाहती थी। माही के साथ विराट का चाहे जैसा भी रिश्ता हो, लेकिन माही कियारा के बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी, इसलिए कियारा उसे मना नहीं करना चाहती थी। विराट को कियारा और ऋषि के एक साथ होने के ख्याल से ही गुस्सा आने लगता है, लेकिन चूंकि माही विराट की छोटी बहन थी, वो नहीं चाहता था कि कियारा उसकी वजह से माही को मना कर दे। ठीक है, दीपक तुम्हें वहां ड्रॉप कर देगा और साथ में महेश को भी ले जाओ, विराट कुछ सोचते हुए कहता है। महेश विराट का बॉडीगार्ड था। विराट उसे साथ भेज रहा था ताकि वो कियारा का अच्छे से ध्यान रख सके। कियारा नहीं चाहती थी कि महेश साथ आए, लेकिन पिछली बार सेट पर जो कुछ हुआ था उसके बारे में सोचकर वो विराट को मना नहीं करती। जब कियारा इस बात के लिए मान जाती है तो विराट को भी पिछली बार हुआ इंसिडेंट याद आता है। जब विराट के मैनेजर ने उस घटना के बारे में पता लगाने की कोशिश की थी तो उसे पता चला था कि नेहा उस जगह पर मौजूद थी। विराट के मैनेजर को यकीन था कि उस इंसिडेंट के पीछे नेहा का हाथ था। बस प्रॉब्लम इस बात की थी कि विराट इस बात को प्रूव नहीं कर सकता था। कियारा से बात करने के बाद विराट मैनेजर को बुलाकर उस पुरानी फुटेज को दोबारा देखने को कहता है। ये फुटेज उसी दिन की थी जब शूट के दौरान वो इंसिडेंट हुआ था। कोशिश करो कि किसी तरह से नेहा के खिलाफ एविडेंस मिल जाए, विराट मैनेजर को ऑर्डर देता है। मैनेजर विराट की बात सुनते ही तुरंत काम में लग जाता है। वो दोबारा से इस फुटेज को निकालकर ध्यान से देखने लगता है। वो देखता है कि फुटेज में नेहा फिल्म सेट से अंदर आती है और फिर अंडरग्राउंड पार्किंग की तरफ चली जाती है। फिर वहां से निकलते समय वो स्टाफ के एक आदमी से कुछ कहती है, लेकिन ये प्रूव करना मुश्किल था कि नेहा उस स्टाफ मेंबर की मदद करती है या नहीं। मैनेजर अपने एक आदमी के साथ फुटेज देख रहा था। वो फुटेज को देखते हुए कहता है, बताना मुश्किल है लेकिन मुझे विश्वास है कि इन सब के पीछे नेहा का ही हाथ है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। उस आदमी का हाथ माउस पर होता है और वो फुटेज को दोबारा चलाने लगता है। लेकिन नेहा ने ऐसा कियारा के साथ क्यों किया? वो आदमी मैनेजर से कैजुअली पूछता है। कियारा मुंबई वापस लौट आई है, इसीलिए वो उसे मार देना चाहते हैं, मैनेजर रिप्लाई करता है। उसका खुद का परिवार से मारना चाहता है? सही कहा है किसी ने, घोर कलयुग आ गया है, वो आदमी बड़ी हैरानी के साथ कहता है। क्योंकि ये मैनेजर का खास आदमी था, इसीलिए मैनेजर विराट के साथ हुई बात को उसके साथ शेयर करता है। मिस्टर विराट चाहते हैं कि मैं पता लगाऊं कि कियारा अपना परिवार छोड़कर जब जा रही थी तो उसके घर की सिचुएशन क्या थी, लेकिन मुझे डाउट है कि इन सब बातों से काफी चीजें खराब हो सकती हैं। मैनेजर अपनी उंगली चिन पर रखता है और कुछ सोचते हुए कहता है। वो आदमी मैनेजर की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। जो भी बात हो, मैं तो कियारा की तरफ ही हूँ। कियारा ने बहुत बुरा समय देखा है और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी चीजों से गुजरने के बाद भी उसने कभी हार नहीं मानी, वो आदमी बहुत गंभीरता के साथ कहता है। ये सुनकर मैनेजर एक लंबी आह भर लेता है और रिप्लाई में कहता है, हाँ, लेकिन अनिका भी अपनी जगह सही है। मैनेजर जब अनिका का नाम लेता है तो उसकी आवाज अपने आप ही धीमी हो जाती है, जैसे वो कुछ बताने से कतरा रहा हो। मुझे तो समझ में नहीं आता कि अनिका के साथ बात क्या हुई, विराट और वो अलग क्यों हो गए, वो आदमी पूछता है। मैं भी अच्छी तरह से नहीं जानता, लेकिन मिस्टर विराट हमेशा उसके फिल्म प्रोजेक्ट्स नहीं संभाल सकते थे। बस उस फेक रिलेशनशिप की वजह से ही वो अनिका के साथ फंस गए थे। मैनेजर के मुझे जैसे ही ये बात निकलती है वो पछताने लगता है। वो जानता था कि उसे ये बात उस आदमी के आगे नहीं कहनी चाहिए थी। फेक रिलेशनशिप, वो आदमी हैरानी के साथ कहता है। वो आदमी इतना हैरान हो जाता है कि उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो समझ नहीं पाता कि विराट जैसे अमीर आदमी को फेक रिलेशनशिप रखने की क्या जरूरत थी। आखिर वो अनिका के साथ रिलेशनशिप में रहने का नाटक क्यों कर रहा था? आखिर अनिका ने विराट को ऐसा क्या कह दिया था कि वो अनिका के साथ फेक रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार हो गया था? जानने के लिए सुनते रहिए हमारी अधूरी कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। फेक रिलेशनशिप, क्या कह रहे हो तुम? वो आदमी मैनेजर की तरफ हैरानी भरी आंखों से देखता है। मैनेजर के मुंह से ये बात गलती से निकल गई थी। वो अपना सर हल्के से हिलाकर बोलता है, हाँ, उन दोनों का रिश्ता सिर्फ पब्लिक के आगे था। मिस्टर विराट को अनिका कभी पसंद नहीं थी। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं मिस्टर विराट? अनिका इतनी भी कुछ खास नहीं है, वो आदमी कुछ सोचते हुए कहता है। ये बात तो मैं भी नहीं जानता, मैनेजर अपने कंधे हिलाते हुए कहता है। ये कहकर विराट का मैनेजर दोबारा काम पर लग जाता है और उस आदमी को भी ध्यान से फुटेज देखने को कहता है। विराट अनिका के साथ क्यों था ये बात मैनेजर को पता थी, लेकिन इतनी बड़ी बात वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता था। मैनेजर जानता था कि उस बात को लेकर विराट के मन में शर्मिंदगी है। ये बात 4 साल पुरानी उस रात की थी जिसके बारे में विराट कियारा को कभी नहीं बताना चाहता था। विराट खुद अनिका के साथ नहीं रहना चाहता था, लेकिन क्योंकि उसके मन में बहुत गिल्ट था इसलिए वो अनिका से पूरी तरह से रिश्ता तोड़ भी नहीं पा रहा था। हालांकि कियारा के साथ विराट का रिश्ता एकदम अलग था और ये चीज मैनेजर को भी नजर आती थी। मैनेजर को विश्वास था कि कुछ ही समय बाद अनिका विराट की जिंदगी से चली जाएगी। कियारा के अंदर एक खास बात थी और विराट उसे जिस तरह से ट्रीट करता था उसे देखते हुए मैनेजर बता सकता था कि विराट कियारा को बहुत पसंद करता है। आज से पहले विराट ने किसी लड़की को कियारा की तरह से स्पेशल ट्रीट नहीं किया था। मैनेजर अब नेहा के खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करना चाहता था, क्योंकि उस इंसिडेंट में न सिर्फ कियारा बल्कि विराट को भी चोट लगी थी। वो नहीं चाहता था कि ये बात दोबारा रिपीट हो। दूसरी तरफ विराट से बात करने के बाद कियारा बच्चों को लेकर शूट की जगह पर पहुंच गई। फोटोशूट पर लोगों की बहुत भीड़ होती है, हर तरफ कोई ना कोई अपना काम करने के लिए भाग रहा होता है। दीपक फोटो सेट के बाहर गाड़ी रोकता है और वहां से कियारा और उसके बच्चों को माही अंदर ले जाती है। आज यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? कियारा इतने सारे लोगों को देखते हुए जब अंदर आती है तो माही से पूछती है। काया और काव्य भी कियारा का हाथ पकड़कर आगे चल रहे थे। उनकी नजर भी लोगों की तरफ थी, वो आते जाते लोगों को बहुत ध्यान से देख रहे थे। माही का मूड रिसेंटली बहुत खराब होता है। ऋषि और अनिका की एक साथ तस्वीरें देखकर माही का दिल टूट गया था। कियारा का सवाल सुनकर माही सामने स्टूडियो की तरफ ऐसे देखती है जैसे उसने खुद लोगों को पहली बार देखा हो। कियारा माही की शक्ल देखकर समझ जाती है कि वो डिप्रेस्ड है। तभी काया अचानक से माही का हाथ पकड़कर कहती है, आंटी क्या आप फोटोशूट के समय हमारे साथ रहेंगे? इतने सारे लोगों के सामने हम बहुत नर्वस फील कर रहे हैं। काया प्लीज कहते हुए माही को देखने लगती है। पूरे दिन में पहली बार माही मुस्कुराती है और काया के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आप दोनों के साथ ही रहूंगी। काया उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। आप बहुत अच्छी हैं आंटी, काया एक बड़ी मुस्कान के साथ कहती है।
माही उन दोनों बच्चों को बहुत पसंद करती थी। काया और काव्य के साथ रहकर माही को ऐसा महसूस होता था कि वो भी बच्चे पालना चाहती है। अपना ध्यान काया और काव्य की तरफ करते हुए माही ऋषि को अपने दिमाग से निकाल देती है। फोटोशूट बहुत थका देने वाला होता है। हर एक एंटरटेनमेंट सेट की तरह यहाँ पर भी हर तरफ लोग जल्दी में अपना काम निपटाने की कोशिश कर रहे थे। कियारा बच्चों को माही के साथ भेज देती है और कुछ देर तक खड़े होने के बाद कियारा को अपने पीठ में दर्द महसूस होने लगता है। कियारा बहुत थक चुकी थी और तो और उसे बहुत प्यास भी लगी थी। ज्यादा थकान के कारण कियारा बैठने की जगह ढूंढने लगती है। विराट का बॉडीगार्ड महेश कियारा के लिए पानी की बोतल लेने चला जाता है। थोड़ी ही दूर कियारा को दीवार से लगी कुर्सी नजर आती है और उसे देखते ही वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है। कियारा बस कुर्सी पर बैठने लगती है कि कोई आकर उसका बाजू पकड़ लेता है। हेलो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमारे पास पूरा दिन नहीं है, जल्दी चलो, बाकी का काम भी करना है। एक औरत कियारा को डांटते हुए कहती है। उस औरत के हाथ में एक वॉकी टॉकी होता है और उसने अपने हाथ में एक क्लिपबोर्ड पकड़ा होता है। देखने से वो प्रोडक्शन क्रू की मेंबर लग रही थी। कियारा उसे कंफ्यूज भाव से देखती है। आई एम सॉरी, मुझे लगता है आपको कोई कंफ्यूज। कियारा उसे बात समझाना शुरू ही करती है कि वो औरत कियारा की बात काट देती है। मैंने कहा ना जल्दी करो, पहले ही काम करने वाले लोग नहीं आए हैं आज। कियारा की बात सुने बिना वो कियारा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगती है। कियारा को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो इतनी थकान भरी हालत में उस भीड़ के बीचों बीच से उस लड़की के साथ चलने लगती है। वो औरत कियारा को अपने साथ हॉल की तरफ ले जाती है। हॉल में कई सारे छोटे मोटे ऑफिस होते हैं। वो औरत कियारा को उनमें से एक ऑफिस के अंदर हाथ पकड़ के ले जाती है और कागजों से भरे एक डेस्क के आगे वो कियारा का हाथ छोड़ती है और उसकी तरफ इशारा करते हुए बोलती है, अब सुनो, इस स्क्रिप्ट को तुम्हें बहुत ध्यान से पढ़ना है और अगर कोई नए चेंजेस आते हैं तो मैं अपडेट कर दूंगी। ये कहकर वो औरत जाने लगती है। कियारा से फिर से रोककर समझाने की कोशिश करती है। आप समझ नहीं रही है, तुम यहाँ बातें करने आई हो या काम करने? बातों के पैसे नहीं मिल रहे हैं, सो स्टॉप इट। वो दोबारा कियारा को डांट देती है। लेकिन कियारा फिर से कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन वो औरत कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। देखो, हमारे पास बहुत कम समय है, प्लीज टाइम से काम पूरा कर दो। ये कहकर वो औरत तुरंत दूसरा काम करने वहां से चली जाती है। कियारा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उस औरत ने न जाने कियारा की शक्ल किस लड़की से मिला ली थी। कियारा बस आराम से बैठना चाहती थी। वो एक बार टेबल की तरफ देखती है और फिर वहां रखी कुर्सी पर बैठ जाती है। कुर्सी पर बैठने के बाद कियारा उन कागजों को देखने लगती है और अपने आप ही स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू कर देती है। अब क्योंकि उस औरत को इतनी जरूरत थी, कियारा सोचती है कि वो उस काम को करने की कोशिश तो कर ही सकती थी। कियारा इस काम की मदद से ऋषि से भी मिलना चाहती थी। कियारा ऋषि से माही के बारे में बात करना चाहती थी। हालांकि विराट अपनी छोटी बहन पर इतना ध्यान नहीं देता था, लेकिन कियारा माही को इस हाल में नहीं देख सकती थी। वो उसकी मदद करना चाहती थी। कियारा उस स्क्रिप्ट को ध्यान से पढ़ती है तो उसे रियलाइज होता है कि ये काम टीना की कंपनी का था। कियारा को ये देखकर खुद पर हंसी आने लगती है। कियारा इस बारे में टीना को बताने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाती है। वो जानती थी कि उसकी नई बॉस यानी टीना इस बारे में जानकर हंसते हंसते मरने वाली थी। मनी मन हंसते हुए अचानक कियारा को विराट का ख्याल आता है। वो सोचती है कि अगर विराट को इस बारे में पता चला तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि कियारा ऋषि और टीना के लिए काम कर रही है। कियारा तय करती है कि वो इस बारे में विराट को कुछ नहीं बताएगी और तो और अभी काव्य की शूटिंग खत्म होने पर भी बहुत समय था। जब तक वो फ्री होंगे तब तक कियारा भी अपना काम खत्म कर लेगी। कियारा अपना दिमाग विराट की तरफ से हटाती है और फिर स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू कर देती है। कियारा की आवाज एकदम परफेक्ट थी। उसके मुंह से निकला हर एक शब्द बहुत क्लियर था। सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे स्क्रिप्ट उसी की आवाज के लिए बनी हो। जैसे ही वो स्क्रिप्ट को पढ़ने लगती है, उसकी टेबल से थोड़ा दूर बैठा आदमी अपना सिर उठाकर कियारा की तरफ देखने लगता है। वो आदमी काफी बड़ी उम्र का था। उसके बाल सफेद थे और उसके चेहरे पर समझदारी का भाव था। वो कियारा को स्क्रिप्ट पढ़ते हुए ध्यान से सुनता है और फिर अपनी कुर्सी पर आराम से पीछे होकर बैठ जाता है। उसका एक हाथ उसकी चिन पर होता है और उसे मलते हुए वो कुछ सोचने लगता है। उस आदमी के हिसाब से कियारा की आवाज बहुत ही खूबसूरत थी। वो सोचता है कि कियारा अगर सिंगिंग में चली जाए तो उसकी आवाज में गाए हुए गाने बहुत हिट होंगे। फिर चाहे कितने भी पैसे खर्च हों, लोग उसकी आवाज जरूर सुनेंगे। वो आदमी सोचता है कि कियारा की आवाज उस गाने के लिए परफेक्ट होगी जिसका वो प्रोड्यूसर था। कियारा की आवाज में खूबसूरती तो थी ही, लेकिन उसके साथ साथ एक रिचनेस थी जो आजकल किसी की आवाज में मिलना बहुत मुश्किल थी। वो आदमी उसी समय तय कर लेता है कि उसे इस काम के लिए कियारा को ही फाइनल करना था। वो सोचते हुए वो अपने डेस्क पर रखा इंटरकॉम दबा देता है। फोटोशूट वेन्यू में कियारा से दूर काया और काव्य शूट में बिजी होते हैं। माही उनके साथ खड़ी होती है जब अचानक उसका फोन बजने लगता है। जब माही अपने फोन स्क्रीन पर ऋषि का नाम पढ़ती है तो उसका दिल खुशी से उछल पड़ता है। माही एक बार बच्चों की तरफ देखती है और उन्हें सब कुछ अच्छे से संभालता हुआ देखकर वो ऋषि से बात करने कोने में चली जाती है। रास्ते में अचानक से माही महेश से टकरा जाती है जिसके हाथ में पानी की बोतल होती है। मैडम, आपने कियारा मैडम को देखा है क्या? महेश इधर उधर देखते हुए पूछता है। हो सकता है वो वॉशरूम में हो, डोंट वरी, वो यहीं कहीं होगी। इस फोटोशूट के लिए स्टूडियो ने बहुत सिक्योरिटी हायर की है। कियारा यहाँ एकदम सेफ है। ये कहते हुए माही फोन उठा लेती है और बात करने में बिजी हो जाती है। जब तक माही फोन पर बात कर रही थी तब तक के लिए महेश कियारा के बच्चों का ध्यान रखने लगता है। माही एक जगह पर पहुंचती है और वहां रुककर ऋषि से बात करने लगती है। माही का चेहरा ऋषि की आवाज सुनते ही जगमगा जाता है। ऋषि और माही कुछ दिनों से मिले नहीं थे। माही सोचती है क्या ऋषि उसे मिस कर रहा था। फोन उठाते ही ऋषि कहता है, क्या तुम साउथ स्टूडियो में हो? माही जब उसकी आवाज सुनती है तो उसके चेहरे पर अपने आप ही मुस्कुराहट आ जाती है। वो बड़े प्यार से उसका जवाब देते हुए कहती है, नहीं तो क्यों? और कहाँ थे तुम इतने दिनों से? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई ऋषि? क्या तुम अनिका के साथ थे? माही बहुत सेंटिमेंटल थी और उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से ऋषि को वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। ऋषि जब ये सुनता है तो उसका मुंह बन जाता है। वो माही की इन सब बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, अच्छा माही, तुम्हें याद है ना हम लोग सिंगर ढूंढ रहे थे मेन सॉन्ग के लिए? ऋषि की आवाज में एक अलग जोश होता है। हाँ मुझे याद है, मुझे थीम सॉन्ग के लिए तुमने कहा था कि स्टूडियो में ऑडिशंस रखने पड़ेंगे क्योंकि हमारे पुराने सिंगर्स में से किसी की आवाज फिट नहीं थी। माही उस दिन हुई बात को याद करते हुए बोलती है, हाँ लेकिन अब ऑडिशंस रखने की जरूरत नहीं है, मुझे इस गाने के लिए परफेक्ट आवाज मिल चुकी है। ऋषि बहुत एक्साइटमेंट के साथ कहता है। कुछ सोचकर उसके चेहरे में बदलाव आने लगता है। उसे अपना प्लान और अच्छे से पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा मौका मिल चुका था। क्या ऋषि कियारा की बात कर रहा था? आखिर वो आगे क्या करने वाला था? और जब विराट को ये बात पता चलेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा? जानने के लिए सुनते रहिए हमारी अधूरी कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।